नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम रनवे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से एडिटोरिया का जो बिहार तथ्य संग्रह है उसको पूरा करेंगे। देखिए, हम लोग पहले एक क्लास में जो बिहार का इतिहास है एडिटोरिया से कवर कर चुके हैं। वो आपका एक पेज नंबर 1 से लेकर के 56 तक है, और इसको कवर करेंगे हम लोग 103 से लेकर के 154 तक। देखिए, ये आपका पूरा इस क्लास में बिहार का राज्य व्यवस्था शामिल होगा, बिहार में कला संस्कृति शामिल होगा, और बिहार के प्रमुख व्यक्ति और बिहार विशेष के साथ साथ आपको जो बीपीएससी और एएडीओ और सीडीपीओ में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, आप लोग अभी तक बिहार स्पेशल अच्छे से कवर नहीं किए हैं तो बिहार हिस्ट्री का क्लास देख लीजिए। उसके बाद बिहार ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, साथ साथ में सेंसेक्स एनएफएस रिपोर्ट करा दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग अच्छे से कवर कर लेते हैं तो 30 मार्क्स आप लोग बीपीएससी के लिए सिक्योर हो जाते हैं। उसके साथ साथ अगर बीएसएससी आप बिहार राज्य में होने वाले कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देख कर जाएँ। देखिए, जब भी आपको लगता है कि मुझे पढ़ा हुआ रिकॉल करना है तो आप खाना बना रहे हैं उस समय भी इसको हेडफोन लगा करके सुन सकते हैं ताकि एक आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बिहार की शासन व्यवस्था। देखिए, बिहार की शासन व्यवस्था में राज्य की विधायिका में कौन कौन आता है? राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है, देखिए, विधान परिषद 6 राज्यों में सम्मिलित है जिसमें एक बिहार भी है। उसके बाद है राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और प्रशासनिक पदाधिकारी। उसके बाद है राज्य की न्यायपालिका, उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश, अधीनस्थ न्यायाधीश और स्थानीय स्वशासन में देखेंगे ग्राम स्वशासन और नगरीय स्वशासन। तो देखते हैं राज्य की विधायिका। चलिए, 1919 के अधिनियम द्वारा बिहार के द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी। तो पूछ देगा बिहार में जो द्विसदनीय विधायिका है किसके द्वारा की गई थी? तो 1919 अधिनियम के तहत विधान परिषद की पहली बैठक हुआ था 20 जनवरी 1913 को। इसको याद रखिए, पूछा हुआ आपका बीपीएससी में क्वेश्चन है। 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुआ था। इसी आधार वर्ष 2013 में विधान परिषद का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया था। ठीक है, 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में स्वायत्तता दी गई। अधिनियम के तहत बिहार का पहला विधानसभा चुनाव संपन्न 1937 में हुआ, इसको ध्यान रखिए। उसके बाद कह रहा है पृथक बिहार राज्य प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 में हुआ था। विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के लिए 30 सीटें थी, इसको ध्यान रखिए। जब विधानसभा 1937 में चुनाव हुआ था तो उसमें विधानसभा के लिए 152 सीटें थी और विधान परिषद के लिए 30 सीटें थी। ठीक है, राज्य में 152 में से 70 निर्वाचित क्षेत्र सामान्य नागरिक के लिए था, 15 एससी के लिए था और 7 अनुसूचित जनजातियों के लिए था, 39 मुस्लिमों के लिए था, 4 महिलाओं के लिए था, इसको ध्यान रखिए। देखिए, 1937 और 1946 में देखते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में क्या उस समय विधानसभा की सीटें थी। तो कुल 152 था। ठीक है, 1937 में। उसके बाद कांग्रेस 98 सीट पर विजय प्राप्त किया, मुस्लिम इंडिपेंडेंस पार्टी जो थी 20 सीट पे और अन्य 34 सीट पे। अगर वही 1946 की बात करें तो कुल 152 यहाँ पर सीट था, यहाँ भी कांग्रेस को 98 सीट मिली और यहाँ मुस्लिम लीग 34 और अन्य 20 हो जाएगा, इसको ध्यान रखिए। चुनाव में 98 सीटों कांग्रेस जीत दर्ज किया, इसको देख चुके हैं हम लोग। कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण राज्यपाल एमजी हेमल्ट से मिला। कृष्ण सिंह ने कांग्रेस के पार्टी को आदेश पर पद ग्रहण से पूर्व सरकार की रणनीतिक स्वायत्तता का आश्वासन मांगा। देखिए, हुआ था क्या ना, जब विधानसभा चुनाव 1937 में हुआ था तो जो उस समय राज्यपाल थे एमजी हेमल्ट थे, उन्होंने कृष्ण सिंह को कांग्रेस के मंत्रिमंडल पद को गठन के लिए आमंत्रित किया। लेकिन जो ये थे कृष्ण सिंह थे, उन्होंने कहा कि जब तक आप हमें राजनीतिक स्वायत्तता नहीं दे देंगे, उसका आश्वासन नहीं देंगे, तब तक हम मंत्रिमंडल का गठन नहीं करेंगे। जब आश्वासन नहीं मिला तो इन्होंने मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। क्या हो गया यार? उसके बाद करा तत्कालिक गवर्नर ने मुस्लिम इंडिपेंडेंस पार्टी के मोहम्मद यूनिस को मार्च 1937 में अपना कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंपा। जब ये कृष्ण सिंह नहीं बनाते हैं तो मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के जो मोहम्मद यूनिस होते हैं वो पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री या उसमें प्रधानमंत्री कहा जाता था। 1937 में नेतृत्व में आपको मुख्यमंत्री देखने को मिला। किनके? मोहम्मद यूनिस में। तो पूछ देगा बिहार के पहले मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनिस थे। ठीक है, बहुमत नहीं होने के कारण 19 जुलाई 1937 को मोहम्मद यूनिस को त्यागपत्र देना पड़ा। दूसरी, गवर्नर एवं कांग्रेस के मध्य सहमति के 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी। जब त्यागपत्र दे देता है यूनिस तो फिर कांग्रेस के सहमति के बाद 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहली बार कांग्रेस का सरकार का गठन हुआ। उस समय सचिदानंद सिन्हा जो थे विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए और 23 जुलाई 1937 ईस्वी को
श्री रामदयालु सिंह अध्यक्ष और अब्दुल बारी को उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। इसको ध्यान रखिए। 15 फरवरी 1938 को राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के विषय पर बिहार में की सरकार त्यागपत्र दे दिया। ये पूछा हुआ लाइन है, इसको ध्यान रखिए। लेकिन अंग्रेजों द्वारा 19 मार्च 1938 को कैदियों को छोड़े जाने के कारण पुनः सरकार ने अपना कार्य संभाला। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस की सहमति के विरुद्ध भारत सरकार में शामिल होने के मुद्दे पर बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया। तो डेट याद रखिए, कब त्यागपत्र दिया था? तो 31 अक्टूबर 1940 को। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1939 से 1945 तक विधानसभा का गठन नहीं हो सका। 1946 में पुनः चुनाव हुआ, जिसमें अप्रैल 1946 में श्री कृष्ण जी ने कांग्रेस के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पद संभाला। इसको ध्यान रखिए। 1946 में विधानसभा द्वारा 36 सदस्यों को विधानसभा के लिए चुना गया। देखिए 1946 में जो था विधानसभा द्वारा 36 सदस्यों को विधानसभा द्वारा चुना गया था। तो बिहार से कितना थे? 36 थे। इसको ध्यान रखिए। इसमें सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम, अनुग्रह नारायण, हुसैन इमाम आदि प्रमुख थे। तो इनको सरोजिनी नायडू दे करके फंसाएगा। इसको ध्यान रखिए, बिहार से चुनी गई थी। ठीक है। उसके बाद का रहा है स्वतंत्र बिहार का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, जिसमें बिहार विधानसभा के 330 सीटों पर चुनाव हुए थे। ठीक है। स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन से थे? तो श्री कृष्ण जी थे। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की अनुशंसा के आधार पर बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या 339 कर दी गई। 1977 में बिहार विधानसभा सीटों की संख्या में वृद्धि कर कुल 325 हो गया और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड पृथक कर दिया गया। इसके पश्चात बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या 243 रह गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में 152 से 237 तक राज्य सरकार और उसी कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। इसको ध्यान रखिए। अब देखिए कह रहा है बिहार विधानसभा की सीटों को कब कब परिवर्तित किया गया। देखिए विधान परिषद की बात करें 1913 में 43 था, 1937 में 30 हो गया, 1952 में 72 हो गया, 1958 में आपको 96 हो गया और 2000 में फिर लास्ट 75 को जो वर्तमान में यही देखने को मिलता है। अब देखते हैं 1937 में विधानसभा की संख्या थी 152, 1952 में 331 और 1957 में 319, 1977 में 325 और 2000 में आपको जो वर्तमान में है 243 ये देखने को मिलता है। अभी इंटरिया का जो सेकेंड फुल लेंथ टेस्ट हुआ था यहाँ से क्वेश्चन दिया गया था। उसके बाद कह रहा है विधान परिषद राज्य की विधायिकाधीश सदनीय है, जिसमें विधानसभा उच्च सदन होता है, यह अस्थायी सदन है। देखिए जिस तरह संसद में लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसी तरह यहाँ जब 2 सदनीय विधायिका में एक विधान परिषद होती है जिसको उच्च सदन कहते हैं, जिसमें वहाँ पे राज्यसभा है। ठीक है। विधान परिषद का गठन निर्माण संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत दिया गया। इसको ध्यान रखिए, पूछा हुआ है। हालांकि पॉलिटी में इसको हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है। इसमें स्पष्ट रूप कहा गया है कि विधान परिषद के अधिकतम सीमा विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं होगी। जो भी विधान परिषद निर्माण होगा उसको जो विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं होगा और न्यूनतम 40 से कम नहीं होगा। बिहार विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 75 है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता। जैसे राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, उसी तरह इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों तक अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। विधानसभा के कार्यकाल उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। उनके सदस्यों का कार्यकाल विधानसभा का कार्यकाल नहीं, उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अब देखते हैं जैसे राज्यसभा में क्या होता है, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। उसी प्रकार राज्य विधानसभा में विधान परिषद में सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो किस आधार पर किया जाता है? तो 1/3 सदस्य होते हैं विधानसभा के सदस्यों द्वारा, फिर 1/3 होते हैं स्थानीय निकायों द्वारा और 1/6 होते हैं राज्यपाल द्वारा मनोनीत, जो यहाँ आपको राज्यसभा में 12 सदस्य नियुक्त करता है। इसी तरह 1/12 होता है शिक्षकों द्वारा और 1/12 स्नातक निर्वाचकों द्वारा होता है। इसको ध्यान रखिए। उसके बाद कह रहा है विधानसभा बिहार राज्य विधायिका के निम्न सदन विधानसभा यह एक अस्थायी सदन है। इसका संविधान में अनुच्छेद 170 में वर्णन किया गया है। राज्य विधानसभा की सीटों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 निर्धारित की गई है। इसको ध्यान रखिए। 7 फरवरी 1921 को मौजूदा विधानसभा के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक थी। इसके आधार पर वर्ष 2021 में विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया है। बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है। बिहार विधानसभा सीटों में 38 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया गया है और एक सीट अंगला समुदाय के लिए था, जो 104 संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया है। यह आपको 70वां बीपीएससी में पूछा हुआ था। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन यह परिस्थिति से इस कार्य के पूर्व भंग किया जा सकता है। अब देखते हैं राज्यपाल। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल के विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका संबंधी अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। इन अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 6 में किया गया है। भाग 6 है। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक राज्यपाल अपना कार्यभार संभालेगा। अब देखते हैं राज्यपाल के संबंधित नियुक्तियां शर्तें क्या है। तो देखिए संविधान में 2 ही नियुक्तियां शर्तें संबंधित किया गया है, बाकी परंपरा के अनुसार लिया जाता है। तो पहला भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके होंगे।
तो राज्यपाल की शक्तियाँ देखते हैं। देखिए हम लोग पॉलिटी में इसको विशेष देखेंगे, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। कार्यपालिका शक्ति, व्यवस्थापका शक्ति, विधि शक्ति, न्याय शक्ति, उसके बाद आपातकालीन शक्ति, इसको ध्यान रखिए। बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। एक विधायक शक्ति होता है, इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं प्रमुख आर्टिकल। देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, आर्टिकल यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो 152 परिभाषा दिया गया, 153 में दिया गया राज्यों के राज्यपाल, 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति, 155 राज्यपाल की नियुक्ति, 156 राज्यपाल का कार्यकाल और 157 राज्यपाल की नियुक्ति होने की अर्हता, ठीक है। 158 राज्यपाल के कार्यकाल हेतु दशाएँ और 159 राज्यपाल द्वारा शपथ का प्रावधान दिया गया है। उसके बाद कह रहा है 160 कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, 161 राज्यपाल का क्षमादान आदि की शक्ति, इसको ध्यान रखिए। और राष्ट्रपति का कितना में है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का सीमा, 163 मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहयोग एवं सलाह देगा, 164 मंत्रियों के संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन इत्यादि, 165 राज्य का महाधिवक्ता, आपको सेंट्रल में महाधिवक्ता का पद संसद में कितना आर्टिकल के तहत किया गया है, उसमें बताइएगा। संसद में वोट दे सकता है कि नहीं, जो ये केंद्र सरकार का मान्यवादी होता है वो। आर्टिकल 166 राज्य सरकार की संचालित कार्यवाही, 167 राज्यपाल का सूचना देना मुख्यमंत्री का दायित्व होगा, 174 राज्य विधायिका के सत्र 57, 175 राज्यपाल की विधायिका के किसी अथवा दोनों सदनों में संबोधन करने का संदेश देने का अधिकार, 176 राज्यपाल को विशेष उपबंध, आर्टिकल 200 इसको इम्पोर्टेंट है काफ़ी, अभी 200 और 201 के चलते विवाद में बना हुआ है। तो विधेयक पर सहमति। उसके बाद 201 राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखना। 213 राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपको उसमें दिखता है 123 और यहाँ 213। तो और 217 राज्य की उच्च न्यायपालिका की नियुक्ति होने के मामले राष्ट्रपति की सलाह देना है। 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसको ध्यान रखिए। अब देखते हैं राज्यपाल से संबंधित कौन कौन से राज्यपाल बिहार में कब बने हैं। तो चार्ल्स स्टुअर्ट बेली 1 अप्रैल 1912 को, इसको ध्यान रखिए। उसके बाद आपको ये रखिए जब उड़ीसा और बिहार एक में था तो उसमें राज्यपाल कौन थे, तो भगवान सत्येंद्र प्रसन्ना, इसको SP सिन्हा भी कहते हैं, 29 दिसंबर 1920 को। उसके बाद आपको ये याद रखिए जब बिहार का गवर्नर जब उड़ीसा से अलग हो जाता है तो कौन बने थे, तो जेम्स डेविड शिफ्टन 11 फरवरी 1935 को। बाकी इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। उसके बाद आपको जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्र के पश्चात बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दास दौलत राम, ये 15 अगस्त 1947 को बने थे, इनको ध्यान रखिए। और वर्तमान में देख लेते हैं वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अत्ता हुसैन, जो 14 मार्च 2026 से अभी तक पदभार ग्रहण किए, 43वें नंबर के, इनको ध्यान रखिए। अब का राज जाकिर हुसैन एवं रामनाथ कोविंद बिहार के ऐसे 2 राज्यपाल रहे हैं जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बने थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैसे राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार के पूर्व में राज्यपाल रह चुके हैं। उसके बाद करा लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अत्ता हुसैन रिटायर्ड स्वतंत्र बिहार के 43वें राज्यपाल हैं। पदासीन का मतलब होता है, इसका अर्थ है कि उस समय राज्यपाल पद खाली था। जब तक पद खाली हो तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वारा राज्यपाल का कार्यभार संभाला जाता है। अब देखते हैं मुख्यमंत्री। देखिए मैं सिर्फ इसको रीड कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पॉलिटी में अगर आप लोग पढ़ेंगे और नहीं भी पढ़े हो तो पॉलिटी हम अच्छे से कवर करेंगे, वहाँ से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगा। अब कह रहा है राज्य की कार्यपालिका वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है, जैसे सेंट्रल में प्रधानमंत्री होता है, यहीं पे राज्य पे कौन होता है, तो CM होते हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल के सहयोग प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री विधानसभा के बहुमत दल के नेता चुना जाता है। मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं, तो राज्यपाल दिलाते हैं। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, ठीक है, ये सामान्यतः 5 वर्षों तक माना जाता है, लेकिन बहुमत की स्थिति में कार्यकाल निर्धारण राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य के देश के प्रधानमंत्री के समान होते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता करते हैं तथा राज्य के विकास के उत्तरदायित्व निर्वहन करते हैं। तो देख लेते हैं पहला बिहार के मुख्यमंत्री, उसमें प्रधानमंत्री भी कहा जाता था, तो मोहम्मद यूनिस 1 अप्रैल 1937 से 19 जुलाई 1937 तक। उसके बाद कृष्ण सिंह कब बने थे, 20 जुलाई 1937 से। फिर स्वतंत्रता जब प्राप्त हुआ था तो उसमें भी यूनिस बने थे, उसको ध्यान रखिए। राष्ट्रपति पहली बार शासन कब लगा था, तो 29 जून 1968 को, इसको ध्यान रखिए। अब अभी तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो पहली बार कब लगा था, 29 जून 1968 को। चलिए अभी जो 42वें नंबर के बिहार के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी हैं, जो 15 अप्रैल 2026 से अभी तक पदभार संभाले हुए हैं। तो ब्रिटिश शासन में बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो मोहम्मद यूनिस थे। उसके बाद स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। और बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री तो कौन हरिजन हो गए, भोला पासवान शास्त्री। और प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री जो गैर कांग्रेसी थे, महामाया प्रसाद सिन्हा। उसके बाद प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री
अबुल गफूर। उसके बाद प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी। और बिहार में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं। सम्राट चौधरी व्यक्तिगत रूप से 24वें और क्रम के अनुसार 42वें मुख्यमंत्री थे। इसको ध्यान रखिए, यहाँ से पूछा जा सकता है। उसके बाद देखते हैं बिहार में न्यायपालिका। राज्य की न्यायपालिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय पटना का स्थान शीर्ष पर है। पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 3 फरवरी 1916 को हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा, पूछ देगा पटना उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, तो 3 फरवरी 1916 का हुआ था। और पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स केमियर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन में, इसको याद रखिए। तो जेम्स केमियर जो थे पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू, हालांकि ये मीनाक्षी सिन्हा हो गई हैं, इसको ध्यान रखिए, चेंज हो गए हैं। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित 53 स्वीकृति न्यायाधीश पद है। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए पूछा गया था आपको 69वां बीपीएससी में, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, संसद, राष्ट्रपति। तो क्या आंसर होगा, राष्ट्रपति होगा। इसको ध्यान रखिए। नियुक्ति भारत सरकार के न्यायाधीश और संबंधित राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ संबंधित राज्यपाल द्वारा दिलाया जाता है। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता क्या होगा, भारत का नागरिक हो, उसे भारत के न्यायिक कार्य के 10 वर्ष का अनुभव हो, अथवा उच्च न्यायालय या न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष आयु तक पद पर ग्रहण करते हैं। यहाँ पे उल्टा हो गया है। चलिए देखिए, यहाँ पे मैं पढ़ के आप लोग को सुना देता हूँ। यहाँ तक देखते हैं उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या है, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है। ठीक है, तो प्रारंभिक में आता है मूल अधिकार, संसद, विधानसभा आदि के संबंध में प्रथम दृष्टया से सुनवाई का अधिकार। उसके बाद रीट क्षेत्राधिकार होता है आर्टिकल 226 के तहत। अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। उसके बाद पर्यवेक्षक क्षेत्राधिकार होता है, अधीनस्थ न्यायालय का नियंत्रण होता है। और उसके बाद न्यायिक प्रलोकन की शक्ति होती है। तो इसको बाकी हम लोग बिहार जो इंडियन पॉलिटी देखेंगे तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद स्थानीय स्वशासन देख लेते हैं। देखिए स्थानीय स्वशासन से यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है, तो इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। यहाँ से हर बार बीपीएससी के एग्जाम में एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। कह रहा स्वतंत्रता उपरांत 1947 में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अधिनियम बनाया गया था। 73वें संविधान संशोधन के आलोक में बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 में लागू किया गया था। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं 1992 में लागू किया गया था। ये पेज उल्टा हो गया है। उसके बाद कह रहा है इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान के पंचायत शीर्षक से भाग 9 पंचायत में भाग, भारतीय संविधान में भाग, इसको देख लिए, भाग 9 जोड़ा गया है। और आर्टिकल आपको 243 से लेकर के 243 ओ तक, इसको ध्यान रखिए, शामिल किया गया है। 11वीं अनुसूची में, जिसमें 29 विषय, एक अनुसूची जोड़ा गया है 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची में कितना विषय है, तो 29 विषय का प्रावधान किया गया है। ठीक है, बलवंत राय मेहता सिफारिश के अनुरूप त्रिस्तरीय व्यवस्था 2021 में कार्यरत हुआ। पंचायती राज व्यवस्था की ओर से सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 लागू किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार पंचायती राज व्यवस्था कब आया था, यहाँ से 3-4 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में आया था, इसको ध्यान रखिए। 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ यहाँ से है। ठीक है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 का प्रमुख प्रावधान यह है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। देखिए यहाँ से आपका सही हो गया। कह रहा महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 50% आरक्षण का प्रावधान करने वाला बिहार पहला राज्य था, इसको ध्यान रखिए। पिछड़े वर्गों सभी स्तरों पर पदों का अधिकतम 20% आरक्षण होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गों के सभी स्तरों पर अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण सीट होगा 50% से अधिक नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है पंचायती राज, पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, इसको ध्यान रखिए, पूछा हुआ है। तो जो पंचायत का चुनाव होता है जो राज्य चुनाव आयोग करता है। ठीक है, और हमारे देश में चुनाव आयोग का आर्टिकल कितना में वर्णन किया गया है, तो आर्टिकल 324 के अनुसार वर्णन किया गया है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अधीन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद संरचना विशेषता है। तो देखते हैं वर्तमान में क्या क्या व्यवस्था किया गया है। तो जिला परिषद संख्या 38 होगा। ठीक है, जिला परिषद सदस्यों की संख्या पूछेगा तो 1160 और जिला परिषद की संख्या 38, इसको ध्यान रखिए। 38 कैसे होगा, 38 जिला 38 संख्या, इसको ऐसे ध्यान रखिए। पंचायत समिति 534, उसके बाद ग्राम पंचायत तो 8053, इसको याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा तो यही तीनों स्टेटमेंट दे सकता है मिलान करने के लिए। उसके बाद देखते हैं ग्राम सभा। यह पंचायत राज के अधीन सबसे बड़ी सभा होती है जो ग्राम सभा के गांव के सभी मतदाता सदस्य होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको यूपी पीसीएस, बीपीएससी और यूपीएससी में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पूछ देगा ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, तो वो सभी सदस्य होते हैं जो सभी मतदाता जो होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक
बैठक के लिए 2 बैठकों के बीच अंतराल 3 माह नहीं होना चाहिए। देखिए संसद में जब देखते हैं तो हम लोग बैठक जो अंतराल है 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन ग्राम सभा में 3 माह, तो यहाँ ज़्यादा दायित्व दिया गया है। 1 वर्ष में कम से कम 2 बैठक, वहाँ पे देख रहे थे 1 वर्ष में न्यूनतम 2 बैठक होता था। ग्राम सभा का बैठने का वजन मुखिया द्वारा कराया जाता है। ग्राम सभा का कोरम 120 होता है। देखिए जब भी पढ़िए ना तो चीज़ें को रिलेट कीजिए। हम लोग वहाँ संसद में पढ़े थे तो कोरम कितना था, 1/10 था। ठीक है, बैठक अधिकतम 6 माह से अधिकतम होना चाहिए। यहाँ 4 माह 3 माह होगा, और यहाँ कोरम जो होगा 1/20 होगा। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबंध ग्राम मुखिया द्वारा की जाती है। इनके अनुपस्थिति उप मुखिया करते हैं। उसके बाद कहा है ग्राम सभा का मुख्य कर्तव्य या विकासमंद कार्यों का सहयोग करना, लाभुकों को पहचान करना, अंशदान देना, सौहार्दपूर्ण बढ़ावा देना, निगरानी समिति का कार्य पर्यवेक्षण करता है। तो अब देखते हैं बिहार में जो महिलाओं को सीटों का आरक्षण दिया गया विभिन्न नौकरियों में और पंचायती चुनाव में कब कब दिया गया है। तो पंचायती राज संस्थाओं में दिया गया 50% 2006 से, प्रारंभिक शिक्षा में 50% 2006 से, नगर निकाय में 50% 2007 से, बिहार पुलिस में 35% 2013 से, और अन्य सरकारी सेवा में 35% 2016 से। देखिए होंगे बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या कितनी बढ़ गई है। उस शिक्षण संस्थानों में 33% 2021 से। अब देखते हैं ग्राम पंचायत। निर्वाचन मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्य मिलकर 7000 की जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत का गठन होता है। आप लोग जब देखते होंगे ग्रामीण गांव से बिलोंग करते होंगे तो ग्राम पंचायत होता है जिसमें मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्यों से मिलकर कुल 7000 जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। हालांकि इस बार देखिएगा लास्ट इस वर्ष के अंतिम में आपको ग्राम पंचायत का चुनाव देखने को मिलेगा बिहार में। मुखिया, इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। आप लोग मुखिया का वोट देते होंगे, कितना यहाँ पे धन बल बाहुबल का प्रयोग होता है। उसके बाद मुखिया, इसका चुनाव वार्ड सदस्यों द्वारा किया जाता है। यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। देखिए मुखिया को चुनाव हम लोग प्रत्यक्ष वोट देते हैं, उसके बाद हम लोग वार्ड सदस्य को चुनते हैं, वही वार्ड सदस्य उप मुखिया को चुनते हैं। अगर उप मुखिया के देखिए किसी पंचायत में मान के चलिए किसी ग्राम पंचायत में 16 वार्ड सदस्य हैं, और ये जो उप मुखिया के जब चुनते हैं वार्ड सदस्य, अगर मत बराबर हो जाएगा 18 हो जाएगा तो फिर उसके बाद लॉटरी सिस्टम लगाया जाता है। वार्ड सदस्य, प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है, जो प्रत्येक 500 जनसंख्या पर वार्ड सदस्य होता है। इसको ऐसे समझिए, ये देखिए आपका ये वार्ड सदस्य होता है प्रत्येक 500 जनसंख्या पे। ठीक है, उसके बाद आपका ग्राम पंचायत होता है लगभग 7000 जनसंख्या पे। वार्ड सदस्य अपना त्यागपत्र स्वयं मुखिया को लिख कर देता है, जिसके 7 दिन बाद उसका पद रिक्त हो जाता है। ग्राम पंचायत की बैठक गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/आधा होता है। यहाँ ग्राम पंचायत की बैठक की गणपूर्ति 1/2 देते हैं, और 1/20 कहाँ देखे थे हम लोग ग्राम सभा की बैठक में देखे थे। अब करा ग्राम कचहरी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्षेत्र न्यायिक कृतियों के लिए ग्राम कचहरी होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, जो प्रत्येक चुनाव द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत के सही वार्ड एक पंच के रूप में चुनते हैं। जिस तरह हम लोग वार्ड चुनते हैं उसी तरह एक ग्राम पंचायत के सही वार्ड से एक पंच चुनाव होता है। आप लोग अगर थोड़ा सा भी अगर आप लोग वोटिंग देखे होंगे या किए होंगे तो आप लोग देखे होंगे एक पंचायत में एक तो पहले मुखिया का चुनाव प्रभुत्व होता है, उसके बाद आपको सरपंच का होता है, और उसी वार्ड के अंतर्गत आपको एक पंच का चुनाव होता है। प्रत्येक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए एक सचिव और एक न्यायमित्र नियुक्त की जाती है। सरपंच एवं सरपंच अपना त्यागपत्र जिला पंचायती अधिकारी को स्वलिखित आदान पर देते हैं। ग्राम कचहरी का कोई पंच अपना त्यागपत्र स्वलिखित आवेदन पर सरपंच को देता है। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार ग्राम कचहरियों के सदस्यों की संख्या तो कितना 1,09,321 है तथा न्यायमित्र 5826 है। अब देखते हैं पंचायत समिति। कह रहा है प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है। प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति का सदस्य निर्वाचन होता है। पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष द्वारा होता है। ठीक है, पंचायत समिति का सदस्य निर्वाचन उपरांत अपने सदस्यों के लिए प्रमुख का चुनाव करते हैं। प्रमुख एवं प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति के प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ग्राम पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। प्रमुख अपना त्यागपत्र लिखित रूप से अनुमंडल अधिकारी को देते हैं तथा उपप्रमुख अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप से प्रमुख को देते हैं। उसके बाद पंचायती समिति का सदस्य अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप से प्रमुख को देता है, इसको ध्यान रखिए। उसके बाद होता है जिला परिषद। तो जिला परिषद एक जिला परिषद होती है, जिसे जिला परिषद ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के लिए नीति निर्धारण मार्गदर्शन का काम करता है। तो पूछ देगा ग्राम पंचायतों के लिए या पंचायत समितियों के लिए नीति निर्धारण का मार्गदर्शन का कौन काम करता है, तो जिला परिषद करता है। जिला परिषद के सदस्य लगभग 50,000 की जनसंख्या पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं। जिला परिषद निर्वाचित सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। जैसे हम लोग मुखिया का देखे थे, मुखिया लोग, वार्ड सदस्य लोग उप मुखिया का चुनाव करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे जिला परिषद लोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप से देता है। इसको देखिए, अच्छे से देख लीजिए। देखिए पहले देखिए मुखिया, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ देखिए आप लोग किसका किसका वोट करते होंगे। देखिए आप ग्राम पंचायत में वोट किए होंगे तो पहले रूप से पंचायत में मुखिया का प्रत्यक्ष रूप से वोट हम लोग करते हैं। उसके बाद उप मुखिया का कौन करता है, तो उप मुखिया के वार्ड सदस्य करते हैं। उसके बाद हम लोग वार्ड सदस्य को प्रत्यक्ष करते हैं। उसके बाद हम लोग किसको करते हैं, पंचायत समिति का करते हैं।
जिला परिषद का करते हैं, सरपंच का करते हैं और पंच का करते हैं। तो याद रखिए, 4-5 याद रखिए, बाकी जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो प्रत्यक्ष रूप से मुखिया हो गया, उसके बाद वार्ड सदस्य हो गया, उसके बाद हो गया आपका पंचायत समिति हो गया, उसके बाद सरपंच हो गया, उसके बाद पंच हो गया। और ये जो मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज अधिकारी को देगा, उप मुखिया भी जिला पंचायती राज अधिकारी को देगा, वार्ड सदस्य मुखिया को देंगे, प्रमुख देंगे अनुमंडल अधिकारी को, उप प्रमुख देंगे प्रमुख को, और पंचायत समिति के सदस्य देंगे प्रमुख को, जिला परिषद का सदस्य देंगे जिला दंडाधिकारी को, जिला परिषद का उपाध्यक्ष देंगे जिला परिषद अध्यक्ष को, और जिला परिषद के सदस्य देंगे जिला परिषद अध्यक्ष को, सरपंच देंगे पंचायती राज पदाधिकारी को, और उप सरपंच देंगे जिला पंचायती राज अधिकारी को, और पंच देंगे सरपंच को। इसको ध्यान रखिए। जिस तरह ग्रामीण स्वशासन विकेंद्रीकरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्राम पंचायत अधिनियम लाया गया था, उसी तरह नगरीय क्षेत्रों में नगरीय के सुदृढ़ीकरण के लिए 74वां संविधान संशोधन द्वारा आपको नगरीय प्रशासन व्यवस्था किया गया था। तो ये 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। इसका संविधान के भाग 9 क में वर्णन किया गया है। ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 243 से लेकर के आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ZG तक। इसको ध्यान रखिए। इसके अंतर्गत 18 विषय जोड़े गए। उसके अंतर्गत कितना विषय था? 11वीं अनुसूची में था पंचायत 29 विषय, और इसके अंतर्गत 12वीं अनुसूची में 18 विषय। इसको ध्यान रखिए। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में और पंचायती राज अधिनियम 2006 में किया गया था। इसको ध्यान रखिए। इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन 5 वर्षों के लिए होता है। अब देखते हैं नगर प्रशासन। देखिए, बिहार में नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत शहरी स्वायत्त हेतु त्रिस्तरीय संरचना का प्रावधान नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम किया जाता है। नगर निकाय के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसके बाद वर्तमान में बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या कितना है? तो 264। इसको ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से पूछ देगा। और नगर निगम 19वां कौन था? सहरसा था। और नगर परिषद 89 है, और नगर पंचायत 156 है। देखिए, ये समझिए, नगर पंचायत वो होता है ना जो शहरी और शहरी क्षेत्र होता है। ये देखिए, एक गांव हो गया और ये आपका शहर हो गया, छोटा जो कस्बा भी विकसित हो रहा है। तो ये वाला क्षेत्र आज हो जाएगा नगर पंचायत हो जाएगा, तो 156 है। और थोड़ा सा ये डेवलप हो जाएगा, ज़्यादा एरिया तक हो जाएगा, तो ये आपको नगर परिषद हो गया। और नगर निगम पूरा जो शहर का मेन रूप होता है नगर निगम कहलाता है। अब देखते हैं राज्य वित्त आयोग। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 के तहत आर्टिकल 243I में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो आर्टिकल याद रखिए, 243I कैसे याद रखेंगे? देखिए, 243 तो सबको याद रखेगा। इसके बाद आई, तो आई से क्या होता है? इनकम। इनकम कौन देखेगा? तो जो वित्त से संबंधित होगा। तो आई से इनकम, इनकम कौन देखा? वित्त। तो वित्त आयोग आर्टिकल 243I में। इसको ध्यान रखिए। इसका कार्यकाल राज्यपाल द्वारा गठन किया जाता है। कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है। उसको देखते हैं राज्य की महाधिवक्ता। देखिए, जिस तरह केंद्र सरकार के मान्यवादी होता है आर्टिकल 76 के तहत, उसी तरह राज्य का महाधिवक्ता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार प्रावधान किया गया है। महाधिवक्ता जो होता है सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर धारण करते हैं। वर्तमान में PK शाही बिहार के महाधिवक्ता है। उसके बाद करा महाधिवक्ता राज्य सरकार के विधि संबंधी सलाह देता है। महाधिवक्ता विधानसभा में दोनों सदनों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं दे सकता है। उसी तरह आपको मान्यवादी के लिए वही प्रावधान किया गया है। उसके बाद देखते हैं वर्तमान में कौन से प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य के प्रशासनिक विभाजन किया गया है। तो राज्य स्तर पर मुख्य सचिव होंगे, प्रखंड स्तर पर आयुक्त होंगे, जिला स्तर पर जिला अधिकारी DM होंगे, अनुमंडल अधिकारी SDO होंगे, और प्रखंड स्तर पर BDO या CO होंगे। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य का प्रशासनिक प्रधान मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव सचिवालय का प्रधान होता है। मुख्य सचिव का समस्त विभाग का नियंत्रण होता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का सचिव होता है, वह बैठकों में प्रबंधन करता है। इसको ध्यान रखिए। अब देखते हैं बिहार विधानसभा 2025 किसका, कौन पार्टी को कितना सीट मिला है। एक आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जो बिहार विधानसभा 2025 की अधिसूचना किस डेट को जारी किया गया था। यहाँ से पूछ देगा क्वेश्चन, किस डेट को जारी किया था। डेट पूछता है BPSC। तो भारतीय जनता पार्टी 89 सीटें, जनता दल यूनाइटेड JDU 85 सीटें, RJD 25, LJP 19, INC कांग्रेस 6, AIM 5 और हम 5, RLM 4, CPI-ML 2 और IIP 1 और CPIM मार्क्सवादी पार्टी जो है 1 और अन्य BSP 1 सीटें मिली। तो 243 सीटें चुनाव हुआ था। अब देखते हैं लोकसभा में, बिहार जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 में कौन पार्टी को कितना मिला था। तो BJP सीट्स पर यहाँ भी रही थी 12-12, JDU 7 में थी। रामविलास पासवान की पार्टी आर लोजपा है जो 5 सीटों पर, RJD 4, INC कांग्रेस 3 और CPI 2। हम जो जीतन राम मांझी का पार्टी है अभी वर्तमान में गया विधानसभा से MSME मंत्रालय है, उनको 1 सीटें मिला था, निर्दलीय 1। तो कुल 40 सीटों पर
चुनाव हुआ था। अब देखते हैं जो बिहार जाति आधारित जनगणना हुआ था उसके अनुसार बिहार में कौन सी जाति को कितना परसेंट है। देखिए आपको कभी ये नहीं पूछेगा, ठीक है, यहाँ से पूछने की संभावना 1% है, तब पर भी इसको पढ़ लीजिएगा। पूछने की संभावना ज़्यादा होता है यहाँ से। देखिए पूछ देगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या कितना है, तो 36%, पिछड़ा वर्ग 27%, अनुसूचित जाति 16.65, समान वर्ग 19.52 और अनुसूचित जनजाति 1.68। बाकी मैं आपको बिहार का जनगणना और एनएफएसएस रिपोर्ट करवा दिया हूँ। बिहार का ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स वाला वीडियो देखिएगा, 45 मिनट का वीडियो है, वहाँ से कम मैं बता रहा हूँ, फिर आपको 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। बिहार बजट कर लीजिए, बिहार इकोनॉमिक्स सर्वे कर लीजिए, और बिहार का ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो चुका है। बिहार हिस्ट्री और आपका बाकी टॉपिक है आज कंप्लीट हो जाएगा। तो लगभग आपको 4-5 घंटा में 20 क्वेश्चन स्टैटिक्स और जो करंट क्वेश्चन 8-10 आते हैं वहाँ से 7-8 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो लगभग आपका 30 नंबर का तैयार हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं धर्म, ये भी यहाँ से क्वेश्चन क्रम में लगाने के लिए देता है। तो हिंदू में 81.99, मुस्लिम 17.17। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, इसको याद करते हैं। बौद्ध, तो बिहार में अगर देखेंगे हिंदू मुस्लिम के बाद किसका सर्वाधिक प्रभुत्व देखने को मिलता है, बौद्ध धर्म, क्योंकि यहाँ बौद्ध का ज्ञान प्राप्ति हुआ था। तो बौद्ध से संबंधित ज़्यादा चीज़ें हैं। जो बोध गया, आप लोग जहाँ बीपीएससी का ट्रेनिंग सेंटर है बिपाड़ बोध गया में स्थित है, तो बौद्ध का जनसंख्या उसके बाद आता है, उसके बाद ईसाई, उसके बाद सिख, उसके बाद जैन, इसको ध्यान रखिए। उसके बाद देखते हैं कला। देखिए कला से संबंधित 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बीपीएससी पूछ देता है। कला आपको बीपीएससी मेंस में यहाँ से 2 क्वेश्चन, एक तो शॉर्ट में एक लॉन्ग में आता है। तो चलिए एक बार इसको हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। कला किसी भी क्षेत्र में सांस्कृतिक जीवन की पहचान में बौद्धिक विरासत के साथ साथ कला, पर्व, त्यौहार, उत्सव, लोगों को रहन सहन महत्वपूर्ण स्थान होता है। कलात्मक दृष्टि से बिहार का इतिहास काफ़ी बहुआयामी रहा है। बिहार में कला के इतिहास में स्थापत्य, मूर्ति, चित्रकला अद्भुत मिश्रण रहा है। आधुनिक काल में संगीत, नृत्य, पर्व, त्यौहार। तो देखते हैं स्थापत्य कला। स्थापत्य कला के अंतर्गत चित्रकला, संगीत कला, नृत्य, पर्व। यहाँ देखिए मेंस में आप लोग को काफ़ी डिटेल से चीज़ें पढ़ाऊँगा। यहाँ पे डायग्राम वगैरह भी बनाया पड़ता है स्तूप का, बिहार का। देखते हैं मौर्य कला। बिहार के कला में परंपरा स्थायी प्रमाण मौर्य काल से प्राप्त होती है। मौर्य काल के दौरान राजप्रसाद स्तंभ यहाँ गुफा स्थापत्य में लिखता है। तो पटना में कुम्हार में आप लोग देखोगे, पटना में कुम्हार के पास चंद्रगुप्त का जो राजप्रसाद किला है उसका आपसे सभी देखने को मिलता है, जो संभवतः एकात्मक पत्थर और लकड़ी का महल से निर्मित था। इसको ध्यान रखिए। उसके बाद बिहार में स्तंभ लौरिया, नंदगढ़, पश्चिमी चंपारण, रामपुरवा, पश्चिमी चंपारण, लौरिया, राज, बसाड़, यहाँ से आपको स्तंभ देखने को मिलता है। ये एकात्मक पत्थर, चुनार से धूसर बालू के पत्थर निर्मित है। इन सुंदरता के लिए चमकीली पॉलिश का प्रयोग किया गया है। उसके बाद यहाँ ये ध्यान रखिए, आजीविका संप्रदाय के अनुयायियों के लिए अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ बराबर नागार्जुन पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण किया। देखिए गया के जो बराबर पहाड़ी, हालांकि अब जहानाबाद में शामिल हो गया, यहाँ से यूपीएससी भी क्वेश्चन 2 बार पूछा है। तो जो अशोक के पौत्र दशरथ थे उन्होंने आजीविकों के लिए बराबर की नागार्जुन की पहाड़ियों पर गुफाओं का निर्माण करवाया था। उसके बाद पटना के लोहानीपुर में पुरुषों के नग्न मूर्तियाँ देखने को मिलती, समता जैन तीर्थकारों की मूर्तियाँ है। इसका निर्माण कल्थोसन मुद्रा में हुआ है, कायोत्सर्ग मुद्रा में हुआ है। उसके बाद करा पटना सिटी में दीदारगंज में एक स्त्री की मूर्ति, जिसको यह चचनी का मूर्ति भी कहते हैं, ये दीदारगंज से मिला है। ये बलुआ पत्थर की मूर्तियाँ जो शारीरिक सौंदर्य सूक्ष्मता के रूप में देखने को मिलता है। अभी देखोगे पटना संग्रहालय जो है वहाँ पे चीज़ें जा करके, अगर आप पटना में रहते हैं तो पटना जो संग्रहालय न्यू वाला खुला है पटना म्यूजियम, उसको जरूर घूमिए। वहाँ पे चीज़ें काफ़ी जो बिहार की विरासत है वहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद पाल कला, यहाँ से देखिए मेंस में क्वेश्चन भी आता है, पीटी में भी आता है। पाल कला का स्थापत्य मूर्तिकला के रूप में अवशेष मिले हैं। अनंतपुरी, विक्रमशिला, महाविहार का पता चला है। स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण है। इनकी ईंटों से निर्मित किया जाता है। आंगन के चारों ओर बरामदे, बरामदे में पीछे भिक्षुओं के निवास स्थल। देखिए इसको मैं बनाकर बताता हूँ। देखिए जब पाल कला में संबंधित कैसे था। इस टाइप से निर्मित बिहार था। ये आपका प्रवेश द्वार हो जाएगा। यहाँ पे आपका मेन बरामदा हो जाएगा, आंगन हो जाएगा। आंगन के किनारे आपको यहाँ चारों यूँ टाइप के यहाँ रूम देखने को मिलता है। इसको मेंस में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बरामदा में भिक्षुओं के निवास स्थल ये देखने को मिलता है। बाकी रूम मिलता है। यहाँ पे कुछ जगह पे पूजा स्थल भी होता है। ये बरामदा होता है, इसको ध्यान रखिए। उसके बाद कह रहा है गया में निर्मित विष्णु मंदिर पालकालीन स्थापत्य मंदिर का अत्यंत सुंदर उदाहरण है। पाल कला में मूर्ति कला के पत्थर कांसे दोनों प्रकार की है। कांसे की मूर्तियाँ प्रमुख धीमन और बिटफाल थे। देखिए जब पाल कला के क्षेत्र में देखिएगा ना, तो पाल कला की प्रमुख विशेषता कांसे की मूर्ति बहुत प्रसिद्ध था। जो इसका प्रमुख चित्रकार थे वो धीमन बिटफाल थे, इसको ध्यान रखिए। पाल शासक धर्मपाल के देवपाल के समकालीन थे। कांसे से बनी मूर्तियों के सांचे में ढाली जाती थी। तो पूछ दिया किसे तो सांचे में डाली जाती थी। ये नमूने नालंदा और कुरकिहार गया में से प्राप्त हुए हैं। पाल कला के काले बेसाल्ट पत्थर से निर्मित हुआ था। उसके बाद देखते हैं
मध्यकालीन, देखिए आप लोग को अगर स्पीड स्लो लग रहा है तो आप लोग 1.5 पे देख सकते हैं, बाकी चीज़ें को रिकॉल करते रहिए। और सबसे अगर बीपीएससी क्वालिफाई करना है तो बिहार स्पेशल आपको मैक्सिमम सही करना होगा, यहाँ से कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट निकलता है। तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ पर स्थित मलिक बया मकबरा, मलिक बया का मकबरा स्थित है। 1353 में निर्माण हुआ था। ये तुगलक शैली में है। उसके बाद अफगान शैली में शेरशाह का मकबरा देखने को मिलता है। अगर आप लोग सासाराम रहते हैं, बिहार में है, तो सासाराम घूमिए, जो शेरशाह का मकबरा है, काफ़ी, इसको द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। इसको देखिए, ये आपको पूरा चारों ओर से तालाब बना हुआ है और बीच में यहाँ पे शेरशाह का मकबरा बना हुआ है, इसके तालाब की ओर बना हुआ है। ये अष्टकोणीय मकबरा है। इसका निर्माण 1945 में हुआ था। देखिए, यह झील के मध्य अष्टकोणीय आकार का मकबरा चबूतरे पर बना हुआ है। इसके चारों ओर तरफ सीढ़ियाँ हैं। इसके छत वृहद गुंबदकार। इसके अतिरिक्त सासाराम में हसन खां, इस्लाम शाह का मकबरा भी है। तो पूछ देगा सासाराम में किसका किसका मकबरा है, तो एक तो शेरशाह का मकबरा हो गया, उसके बाद हसन खान और इस्लाम शाह, इसको ध्यान रखिए। मुगल शैली में की इमारत बिहार के सबसे सुंदर उदाहरण 1916 में निर्मित शाह दौलत का मनेर में स्थित मकबरा। देखिए, पटना के आगे दानापुर है, दानापुर जो छावनी है वहाँ से आगे जाइए तो मनेर पड़ता है, तो वहाँ पे आपको दौलत शाह का स्थित मकबरा है। ये भी आपको तालाब के किनारे स्थित है। तो ये तीनों जगह, चारों जगह घूम लीजिए। पटना अगर आप लोग रहते हैं तो एक बार मनेर भी घूम करके आइए, आपको दौलत शाह का मकबरा देखने को मिलेगा। इसे जागीर के शासनकाल बिहार में प्रांतपति बिहार खाकर ने बनवाया था। उसके बाद यूरोपीय स्थापत्य, गोथिक शैली में पटना संग्रहालय, पटना उच्च भवन, बांकीपुर चर्च, पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली प्रमुख उदाहरण है। ये पोलैंड शैली द्वारा निर्मित है। नवीन यूरोपीय शैली में पटना का राजभवन जो अभी स्थित है, जो नवीन यूरोपीय शैली में है, पटना सचिवालय, उच्च न्यायालय का निर्माण करवाया गया है। गोलघर का यूरोपीय निर्माण बंद के आकार में है। ठीक है। हिंदू इस्लामिक शैली पटना संग्रहालय के सुल्तान पैलेस का निर्माण कराया है। उसके बाद चित्रकला देखते हैं। तो पटना चित्रकला आप लोग पढ़े होंगे। 18वीं शताब्दी में पटना मुगल शैली, ब्रिटिश शैली और स्थानीय शैलियों का मिश्रण था। यह प्रमुखतः पर्व, उत्सव, जैव जंतु सामान, जो इसका जो निर्माण था कागज़ पर और हाथी के दांत पर किया जाता था। उसके बाद मधुबनी शैली, देखिए जितना हम लोग चित्रकला देख रहे हैं, पटना शैली, मधुबनी शैली, मंजूषा शैली, आपका बीपीएससी मेन मेंस का टॉपिक है। यहाँ से आपको हर साल 2-3 क्वेश्चन आता है। मधुबनी शैली मिथिला क्षेत्र में महिलाओं द्वारा इस कला के रूप में प्रचलित किया गया है। प्रमुख रूप से भित्तियम, अरिपन, प्राकृतिक रंगों पर निर्भर धार्मिक एवं वनस्पति चित्रों के रूप में प्रधानता होती है। देखो, अगर आप लोग बिहार में रहते हैं, अगर पटना में, अगर कहीं भी रेलवे स्टेशन पे, अभी दिल्ली में भी कुछ ट्रेनें पे या स्टेशन पे आपको मधुबनी चित्रकला का चित्र देखने को मिलता है। उसके बाद मंजूषा चित्रशैली, आपका 70वीं में यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये भागलपुर, उसके पास अंग प्रदेश में होती है। ठीक है। ये कहानी कर्मित श्रृंखला के रूप में कला बिहुला भिसरी की लोक कथा, यहीं से क्वेश्चन डाला हुआ था। यही स्टेटमेंट दिया था किस जिले में है, तो ये भागलपुर में है। उसके बाद थक्का शैली गौतम बुद्ध के जीवन के रूप में उनकी शिक्षाओं का संबंधित कला थक्कन शैली होता है। उसका जादव पटिया चित्रकला, तो संथाल जनजाति के क्षेत्र रीति रिवाजों, धार्मिक मान्यताओं पर आधारित चित्रकला शैली है। जनजातियों द्वारा कपड़े या कागज़ पर जादू पोटिया चित्रकला की जाती है। उसके बाद चित्र संगीत देखते हैं। तो जो संगीत होता है ना, देखे होंगे बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी होती है। प्रमुख उत्सवों पर, पर्व त्यौहार पर संगीत का आयोजन होता है। तो चैत माह में गाया जाता है चैता लोकगीत है। जब होली खत्म हो जाता है, फागुन के बाद चैता आता है, तो चैत गीत गाया जाता है। हालांकि ये चीज़ें विलुप्त होती जा रही है। उसके बाद फागुन माह में होली के अवसर पर गाया जाता है कजरी। सावन माह में युवक युवतियों द्वारा गाया जाता है बरामासा। हर वर्ष प्रत्येक माह के विशेष गीत का वर्षन होता है। जातसारी, महिलाओं द्वारा चक्की आटा जाता के रूप में, पहले देखे होंगे गाँव में चक्की और आटा चलता था, तो जातसारी गाया जाता था। नचारी भगवान शिव की स्तुति के लिए गाया जाता है। प्रख्यात कवि विद्यापति गीतों का संकलन किए, तो इसको ध्यान रखिए। सोहर शिशुओं के जन्म के आधार पर किया जाता है। और लगनी विवाह के अवसर पर बटोहिया देशभक्ति गीत, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बटोहिया कब गाया जाता है, तो देशभक्ति गीत है ये। इसका जो गीत श्री रघुवर नारायण की रचना है। फिरंगिया देशभक्ति गीत है, इसको भी ध्यान रखिए। और पूर्वी बिहारनिया अपनी दयनीय स्थिति को वर्णन गीत है। उसके बाद लोक नृत्य और लोक नाटक देते हैं। तो जुगड़ी नृत्य है, होली के अवसर पर गांव की टोली द्वारा गीत नृत्य किया जाता है। लौंडा नृत्य शुभ अवसरों पर, त्यौहारों पर स्त्री पुरुष द्वारा स्त्री का रूप धारण करके नृत्य किया जाता है। उसके बाद करिया झूमर जो है मिथिला क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय लड़कियों के समूह गाती है। उसके बाद झाझिया नृत्य, ये नृत्य ग्रामीण लड़कों और महिलाओं द्वारा गाया जाता है। उसके बाद सामा चकेवा का कार्तिक माह में लड़कियों या महिलाओं द्वारा नाट्य के रूप में किया जाता है। यह बहन भाई संबंधित होते हैं। डोमकच या विवाह के अवसर पर बारात चले जाने पर घर की महिलाओं द्वारा किया जाता है। देखे होंगे अभी भी डोमकच काफ़ी ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में देखने को मिलता है। जब पुरुष लोग बारात जाते हैं तो रात की महिलाओं डोमकच के माध्यम से अपने घर की सुरक्षा करती है। उसके बाद जट जटिन
ये नाट्य जड़ जटिल वैवाहिक जीवन पर प्रदर्शन करता है। विदेशिया इसमें पुरुष एवं पुरुषों द्वारा महिला के रूप धारण करके नाट्य प्रस्तुत किया जाता है। लॉन्डन नाट्य से संबंधित है। विदेशिया भिखारी ठाकुर की कृति है, इसको ध्यान रखिए, पूछा जाता है। उसके बाद देखते हैं पर्व त्यौहार। बसंत पंचमी सब लोग जानते हैं हम लोग। सरस्वती पूजा बिहार में कितना धूमधाम से मनाया जाता है। उसके बाद रामनवमी भगवान राम के जन्मोत्सव पर, होली फागुन के माह में, शिवरात्रि भगवान शिव माता पार्वती के विवाह के अवसर पर, रक्षाबंधन सावन के पूर्णिमा के दिन, तीज ये वर्ष सुहागिन महिलाओं के रूप में पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। ठीक है, अभी हालांकि इसका धीरे धीरे ह्रास होता जा रहा है। इसका जो अभी है वर्तमान में क्या बोलते हैं, करवा चौथ स्थान ले लिया। करवा चौथ हालांकि उत्तरी भारत में कम देखने को मिलता है, लेकिन इंस्टाग्राम और रील्स के चलते तीज विलुप्त होता जा रहा है। करवा चौथ का ग्रामीण में भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म अवसर पर, विजयदशमी अश्विनी माह के 10वीं तिथि पर, उसके बाद दीपावली कार्तिक माह जब अयोध्या लौटे थे राम जी। उसके बाद गोवर्धन पूजा दीपावली के बाद होती है। छठ पूजा बिहार का सबसे प्रमुख त्यौहार है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिहार का छठ पूजा अपने आप में इमोशनल है। कार्तिक मास के 5वीं एवं छठी तिथि को त्यौहार मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह की जयंती, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकाली जाती है। ये गुरु गोविंद सिंह के जन्मस्थल पटना में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद महावीर जयंती, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार भगवान महावीर के जन्म को अवसर पर किया जाता है। बुद्ध जयंती वैशाखी पूर्णिमा को भगवान बुद्ध के जन्म पर किया जाता है। जब बुद्ध पूर्णिमा होता है ना, आप लोग ऐसे भी कालचक्र मैदान में जब बोधगया मेला लगता है दिसंबर में, कभी जाइए। बोधगया घूमना है तो आप लोग को बोधगया घूमना, अगर दूसरे स्टेट में रहते हैं तो आप लोग दिसंबर जनवरी में जाइए, तो देखिए बोधगया आपको लगेगा नहीं बोधगया है। उसके बाद देखते हैं मेला। हालांकि बोधगया घूमने की ज़रूरत नहीं है, आप बीपीएससी में सेलेक्टेड होइएगा तो वहीं पे बोधगया में ही आपका बीपाड का ऑफिस है, ट्रेनिंग सेंटर वहीं पे है। मेला में देख लेते हैं। हरियर क्षेत्र मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, वेरी इंपॉर्टेंट है। गंडक नदी किनारे आयोजित किया जाता है। ये पूछा किस नदी किनारे, तो गंडक नदी किनारे। सोनपुर मेला के नाम से प्रसिद्ध है। कार्तिक पूर्णिमा मेला या कार्तिक पूर्णिमा को सोनपुर गंगा के स्नान के रूप में किया जाता है। उसी दिन हरिहरनाथ की पूजा किया जाता है। वैशाली मेला महावीर जन्मस्थली चैत्र मास में वैशाली मेला का आयोजन किया जाता है। जानकी मेला सीतामढ़ी में सीता माता की जन्मस्थली चैत्र मास में जानकी मेला का आयोजन किया जाता है। उसके बाद सौराड़ मेला मिथिलांचल मधुबनी में मनाया जाता है। पितृपक्ष मेला आपको गया में मनाया जाता है। प्रत्येक सितंबर अक्टूबर में आयोजन किया जाता है पिंडदान के लिए। ठीक है, अभी जो विष्णुपद मंदिर है, पितृपक्ष मेला जो इसी यहीं पे विष्णुपद मंदिर, यहाँ देखिए आपको ये फल्गु नदी दिख जाएगा। इस साइड में आपको विष्णुपद मंदिर देखा, इसमें सीताकुंड दिखेगा। इसी पे बना हुआ है क्या आपको डैम, रबर डैम इसी पे बना हुआ है। और यहाँ पर ही इसी नदी में ही अभी विष्णु भगवान के मंदिर का निर्माण के रूप में निर्माणाधीन इसको किया जाएगा। उसके बाद मदार मेला बांका में मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिए। मलमास मेला राजगीर में मनाया जाता है। इस बार मलमास मेला चल रहा है, अभी आप लोग जाकर देख सकते हैं। मलमास मेला भी चालू है राजगीर में। अब देखते हैं बिहार की विभूति उनके नाम। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कुंवर सिंह बापू के नाम से, राजेंद्र प्रसाद देश रत्न अजात शत्रु, यहाँ से जो भी है ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से कर लीजिए। कुंवर सिंह को क्या कहते हैं, बापू। राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं देश रत्न अजात शत्रु। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक। श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी 69वां बीपीएससी में पूछा हुआ था। कर्पूरी ठाकुर जननायक। अनुग्रह नारायण सिंह बिहार विभूति। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन। जगजीवन राम बाबूजी और रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि। तो बाबूजी जगजीवन राम और बाबू कुंवर सिंह, ऐसे ध्यान रखिए। उसके बाद देखते हैं बिहार के प्रमुख व्यक्ति गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। शाक कुल के क्षत्रिय वंश के प्राप्त हुआ था। जो इनका जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो फल्गु नदी जो अभी निरंजन नदी के तट पर है, बौद्ध बीज के नीचे प्राप्त हुआ था। 483 ईसा पूर्व में इनका कुशीनगर में महानिर्वाण प्राप्त हुआ था। 483 के बिहार का भी, ये आपको बिहार का लंबाई है, इसको ध्यान रखिए। बिहार का चौड़ाई 483 किलोमीटर है। महावीर स्वामी के जन्म 544 ईसा पूर्व में हुआ था। वैशाली के कुंडलगरा में हुआ था। इनका संबंध ज्ञातित कुल से था। ये 24वें तीर्थकार थे। बाकी हम लोग हिस्ट्री में अच्छे से देख लिए, इसको पढ़ लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से वंश 321 में हुआ था। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। अशोक आपको मौर्य वंश का सबसे महान शासक अशोक था। ये बिंदुसार का पुत्र था। अपने शांति एवं सद्भाव कल्याण स्वभाव प्रसिद्ध था। अशोक ने बौद्ध धर्म के स्वीकार किया, उसका प्रसार किया था। आर्यभट्ट गुप्त काल से संबंधित गणितज्ञ खगोल शास्त्री थे। इन्होंने बीज गणित की प्रारंभिक आधारशिला रखी थी। उन्होंने आर्यभट्टम आर्य सिद्धांत की रचना किया था। इसको ध्यान रखिए, आर्यभट्टम और आर्य सिद्धांत की रचना कौन किए थे, तो आर्यभट्ट के। दशमलव एवं शून्य की आविष्कारक किए थे। हालांकि देखिए शून्य का प्रमाण नहीं मिलता है, किसी अज्ञात भारतीय द्वारा किया था, लेकिन अगर यहाँ पर अगर आर्यभट्ट का नाम लगा तो आर्यभट्ट आप लोग टिक कर सकते हैं। उसके बाद याज्ञवल्क्य विदय मिथिला राजा जनक के समकालीन थे। ये शतपथ ब्राह्मण
स्मृति की रचना की है, 11 संस्कृति की रचना की है। पाणिनि पाटलिपुत्र निवासी पाणिनि थे, जो प्रसिद्ध सांस्कृतिक व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना थे। जीवक जीवक ये देखिए जो पाणिनि थे ना, ये आपको मनेर जो अभी हम लोग देखे थे सदौलत का मकबरा, वही मनेर के निवासी थे। जीवक बिंबिसार के समकालीन थे, ये प्रसिद्ध आर्य द्रोणाचार्य थे। जीवक ने महात्मा बुद्ध एवं उज्जैन के राजा प्रद्योत को उपचार के लिए भेजा था। अश्वघोष बौद्ध का महान दार्शनिक था, कनिष्क के समकालीन था। इनकी रचना बुद्ध चरित्रम है। इसी के काल में, इसी के दस्ता में क्या होता है, चौथी बौद्ध संगीति। बाणभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे। इन्होंने हर्षचरित की रचना, कादम्बरी की रचना की। बाणभट्ट विश्व के सबसे प्राचीन उपन्यास कादम्बरी इनकी रचना है। उसके बाद दीपांकर श्री ज्ञान देखते हैं। ये करा दीपांकर श्री ज्ञान विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। तो पूछ देगा कहाँ के आचार्य थे, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। उन्होंने तिब्बत शासक पर नियंत्रण तिब्बत भेजा था और बौद्ध धर्म के प्रसार किया था। इसके बाद मंडन मिश्र मिथिला क्षेत्र में प्रसिद्ध विद्वान दार्शनिक थे। उन्होंने शंकराचार्य के साथ शास्त्र किया था। अब देखते हैं मध्यकाल में कौन कौन थे। तो मखदूम सफुद्दीन आया मंदरी, ये 14वीं सदी में बिहार के सबसे प्रमुख सूफी संत थे। उन्होंने फिरदौसिया संप्रदाय से बिहार को प्रचार प्रसार किया था। तो पूछ देगा ये मंदरी जो थे किस संप्रदाय से थे, फिरदौसिया। बिहार में सूफी संत का जो फिरदौसिया संप्रदाय था काफ़ी प्रचलित था। उसके बाद शेरशाह, भारत का श्रेष्ठ अफगान शासक जिसने मुगल सत्ता को समाप्त कर सूर्यवंश की स्थापना किया था। उनके प्रशासनिक सुधारों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। शेरशाह ने जनकल्याण के लिए कृषि, संचार, यातायात आदि का व्यापक सुधार किया था। उसके बाद विद्यापति देखते हैं। तो विद्यापति बिहार के दरभंगा जिला में श्रृंगार रस की कवि थी। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए अगर आप लोग हिंदी साहित्य का पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था तो हिंदी साहित्य में विद्यापति के बारे में अच्छे से पढ़ना होता था। तो इनका श्रृंगार रस के कवि थे। इन्हें मैथिली और संस्कृति की रचनाएं काफ़ी की। इनकी संस्कृत रचना पुराण संग्रह विवास गंगा काव्यवाली प्रमुख है। तो इनको याद रखिए, इनकी प्रमुख रचना जो क्या है, पुराना संग्रह विभाषा सागर गंगा काव्यवाली प्रमुख है। उन्हें मैथिली कवि के कोकिला कहते हैं। उसके गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु, इनका जन्म पटना में हुआ था 1666 में। इसको ध्यान रखिए। उन्होंने सिखों को पंचकाकर, केस, गंगा, कड़ा, कृपान और कच्छ को अनिवार्य बना दिया। 1978 में नांदेड़ में मृत्यु हो गया था। उसे आधुनिक काल में पीर अली पटना सिटी में पुस्तक भी रहा था, जो 1857 क्रांति के बिगुल फुका थे। वीर कुंवर से जगदीशपुर में 1857 क्रांति में बिहार के नेतृत्व के 75 वर्ष में निधन हो गया था। उसके बाद सचिदानंद सिन्हा पृथक बिहार के निर्माता के रूप में जाना जाता है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष। देखिए आप लोग को लगता होगा ये जो है प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, ये यूपीएससी 2024 में पूछ दिया था। तो ऐसा नहीं, इजी क्वेश्चन आता है। मौलाना मजरूल हक बिहार मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के सबसे अग्रणी नेता था। उन्होंने सहयोग आंदोलन के रूप में किया था। इसको ध्यान रखिए। 1920 में सदाकत आश्रम की स्थापना किया था। देखिए इसको अच्छे से देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछाता है। कह रहा है मौलाना मजरूल हक बिहार के मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे अग्रणी थे। उन्होंने असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी और उन्होंने पटना 1920 में सदाकत आश्रम की स्थापना किया था। उन्होंने गांधी जी ने इसे देशभूषण कहते थे। ठीक है, तो याद रखिए 1920 में सदाकत आश्रम की स्थापना किए थे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र बिहार के प्रथम राष्ट्रपति। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को सिवान के जिलादही ग्राम में हुआ था। 1906 में बिहार छात्र सम्मेलन की सक्रिय भूमिका आए थे। वे चंपारण सत्याग्रह में आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष और भारत के राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद हसन इमाम, ये पटना के निवासी इमाम पेशे से बैरिस्टर थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में खिलाफत सहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाए थे। उन्हें बिहार में साइमन कमीशन के विरोध में नेतृत्व किया था। तो जब भारत में साइमन कमीशन आया था तो बिहार में साइमन कमीशन का नेतृत्व का विरोध किसने किया था, तो हसन इमाम किए थे। भिखारी ठाकुर का जन्म 1887 में हुआ था। ये सारण के कबूतरपुर में हुआ था। भोजपुरी के लोक गायक लोक कलाकार थे। इन्हें भोजपुरी के शेक्सपियर का आता है। तो भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर का आता है। ये विदेशिया सबसे प्रसिद्ध इसकी कृति हैं। उसके बाद साल सुल्तान अहमद, ये पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे। 1937 में वायसराय के कार्य परिषद में सदस्य बने। 1941 में भारत सरकार के विधि सदस्य नियुक्त किए गए। उसके बाद सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एसपी सिन्हा जो थे बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो ये बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में बिहार उड़ीसा गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। राजकुमार शुक्ल चंपारण प्रसिद्ध किसान नेता थे, जिन्होंने किसान दुर्दशा के लिए प्रेरित एवं कांग्रेस के गांधी का ध्यान खींचा था। चलिए मोहम्मद यूनिस 1937 में बिहार का पहला मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद ग्रहण किए थे। श्री कृष्ण जी का जन्म 1887 में नवादा के खनवा में हुआ था। इनका पैतृक गांव शेखपुरा के बरबीघा में है। इसको याद रखिए। बिहार के सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जो स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, इन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। उसके रामधारी सिंह दिनकर
तो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में क्या करा है? हिंदी के प्रख्यात लेखक, कवि एवं निबंधकार थे। इनका जन्म 1908 में हुआ था, बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। ये ध्यान रखिए, जगह पूछता है, बेगूसराय के सिमरिया। ठीक है। इन्हें स्वतंत्रता पूर्व विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात इन्हें राष्ट्रकवि के रूप में जाना गया। इनकी प्रमुख रचना पूछती है कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रेणुका और रसवंती। ध्यान रखिए, इस चारों याद रखिए। कुरुक्षेत्र, पहले कुरुक्षेत्र हो जाएगा, उर्वशी हो जाएगा, हुंकार हो जाएगा और रेणुका हो जाएगा, उसके बाद रसवंती हो जाएगा। उसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु देखते हैं। इनका जन्म 1921 में हुआ था, अररिया जिला में हुआ था। ये फारबिसगंज में औरही में हुआ था। हिंदी के उपन्यासों को आंचलिक लेखक के रूप में जाना था। इनके प्रमुख रचना क्या है? महिला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना महिला आंचल, इसको ध्यान रखिए। अनुराग नारायण सिंह का जन्म 1887 में औरंगाबाद में पोइमा में हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ दिया था। स्वतंत्र बिहार के बाद मंत्री के रूप में संभाले थे और ये बिहार के विभूति कहते हैं। तो यहाँ से ये ध्यान रखिए, बिहार के विभूति किसने कहते हैं? तो अनुराग नारायण को। जयप्रकाश नारायण, यहाँ से आपको मेंस में क्वेश्चन देखने को मिलता है इन पे। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 में बिहार के सारण के सिताब दीरा में हुआ था। जगह पूछा हुआ है, तो सारण के सिताब दीरा, सारण सिताब दीरा। लोकनायक नाम से प्रसिद्ध है। जयप्रकाश नारायण की राजनीतिक जीवन सविनय आंदोलन से प्रारंभ हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में विशेष भूमिका निभाई थी और उन्होंने आज़ाद रास्ता का गठन किया था। स्वतंत्रता 1975 में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। 1965 में रैमसे मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, इसको ध्यान रखिए। उसके बाद सभापति स्वामी सदानंद सरस्वती, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्वामी सदानंद सरस्वती जो थे, भारत के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। उन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए किसानों को अधिकारों के लिए संगठन नेतृत्व किया था। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था, उसको ध्यान रखिए। उसके बाद 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष और हुंकार पत्रिका का विचार प्रस्तुत किए थे। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर के बारे में देख रहे हैं। इनका जन्म 1924 में बिहार के समस्तीपुर में हुआ था। ये गरीबों का मसीहा कहे जाते हैं, ध्यान रखिए। 1970 में मुख्यमंत्री बने थे और ये दूसरे उप मुख्यमंत्री है जो पहले उप मुख्यमंत्री थे। ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री बने हैं और सम्राट चौधरी पहले उप मुख्यमंत्री थे जो मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद करा राहुल सांकृत्यानंद, ये हिंदी प्रमुख इतिहास साहित्यकार थे। इन्होंने मूल नाम केदारनाथ पांडे था। इनका मूल नाम भी पूछा जाता है, तो मूल नाम क्या था? केदारनाथ पांडे। उनका जन्म 1893 में यूपी के आजमगढ़ में हुआ था। ज्ञान के भंडार से उन्हें महापंडित जी का उपाधि दी गई है। बिहार में किसान आंदोलन के प्रमुख से भाग लिया। उन्होंने सिवान के अनवारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया है। पूछा जाता है सिवान के अम्बारी या अनवारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल सांकृत्यानंद। और उसके बाद करा है खान बहादुर खुदा बख्श खां। इनका जन्म 1842 में सिवान के उरखेई में हुआ था। उन्हें पटना के प्रसिद्ध खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना किया था। स्वतंत्रता पश्चात इसे राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए 1969 में संसद पारित एक प्रस्ताव किया गया और भारत सरकार द्वारा इसे संरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी। देखिए, यहाँ समझने लायक कुछ नहीं, इसलिए मैं सिर्फ पढ़ते जा रहा हूँ। आप लोग एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा। इसका PDF मैं एग्जाम रन व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। राम वृक्ष बेनीपुरी जो है, इनका जन्म 1899 में मुजफ्फरपुर में बेनीपुर में हुआ था। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की सक्रिय भूमिका निभाई थी और जेल भी गए थे। इन्होंने युवक नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। तो ध्यान रखिए, इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है? तो माटी की मूर्ति, चीता के फूल, संगमित्रा, तथागत। उसके बाद नागार्जुन का राय, इसका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनका जन्म 1911 में मधुबनी के सतलखा गाँव में हुआ था। नागार्जुन ने हिंदी, मैथिली संस्कृति का बंगला में अपनी मौलिक रचनाएं लिखी। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी जिसे युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, बलचनमा, सतरंगे पर पंखों वाली और तालाब की मछलियाँ। ध्यान रखिए। बिस्मिल्लाह खान का जन्म 1916 में बक्सर में डुमराव में हुआ था। ठीक है। सनाई वादक के रूप में प्रसिद्ध थे। इसको ध्यान रखिए। भारत के स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सनाई बजाई थी। 2001 में भारत रत्न दिया गया। अब देखते हैं जो बिहार के विभूति जिन्हें भारत रत्न दिया गया, कौन कौन थे बिहार के विभूति जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में दिया गया था। ठीक है। उसके बाद जयप्रकाश नारायण को 1999 में दिया गया था। बिस्मिल्लाह का 2001 में दिया गया था और कर्पूरी ठाकुर को 2024 में दिया गया है। अब देखते हैं बिहार विशेष विविध। चलिए, बिहार के प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य लिच्छवी वैशाली थी। बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार का प्रथम वैभवशाली नगर पाटलिपुत्रा। बिहार का प्रथम खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद का संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ब्रिटिश शासन में बिहार का प्रथम राज्यपाल सर जेम्स शिफ्टन 1935 में। उसके बाद कराए
स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनिस। स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। उसके बाद प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मायामार प्रसाद सिन्हा, प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। उसके बाद पहली मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश इसको देखे थे जेम्स केमियर। उसके बाद पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था। और पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश पूछेगा तो सैयद अफजल अली, इसको ध्यान रखिए। ये थे चेमियर थे, पहला मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन भारतीय मुख्य न्यायाधीश पूछेगा तो सैयद अफजल अली थे। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। उसके बाद विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे रामदयालु सिंह। विधान परिषद के प्रथम सभापति थे राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे रामधारी सिंह दिनकर। और बिहार प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाले रणधीर वर्मा। और बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र पूछा हुआ, हिंदी ध्यान रखिए, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बोलेगा तो बिहार बंधु 1874 में, डेट भी पूछा हुआ है। और बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र, यहाँ साप्ताहिक पूछ रहा अंग्रेजी पत्र, तो बिहार हेराल्ड 1875 में शुरू किया गया था। उसके बाद कह रहा है बिहार के प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र सर्वहितैषी। देखिए हम लोग यहाँ से ध्यान दीजिए, प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु और प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी, कन्फ्यूज मत होना है। पहले हिंदी समाचार पत्र पूछेगा तो बिहार बंधु और दैनिक समाचार पत्र हिंदी पूछेगा तो सर्वहितैषी, ठीक है। अगर सबों को हितैषी में रखना है तो दैनिक निकालना पड़ेगा, डेली अखबार निकालना पड़ेगा। तो हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी था। और प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था द सर्चलाइट। और यहाँ साप्ताहिक कौन था? द बिहार हेराल्ड। यहाँ से काफ़ी कन्फ्यूज हो जाएगा चारों में, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद का रहा है बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र था नूर अल अनवर 1876। बिहार में प्रथम हिंदी छापाखाना बिहार बंधु प्रेस। प्रथम नगर पालिका आरा। यहाँ पटना काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहेंगे, लेकिन प्रथम बिहार का नगर पालिका पूछेगा तो आरा। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फिज। सबसे बड़ी नदी गंगा। सबसे बड़ा नगर पटना। सबसे बड़ा हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन। सबसे बड़ा प्लेटफार्म सोनपुर। सबसे बड़ा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु पुल। बिहार का सबसे बड़ा मेला हरिहरनाथ सोनपुर। बिहार का पहला तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी। प्रथम सिंचाई परियोजना सोनपुर बहुउद्देशीय परियोजना। प्रथम तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल पटना, दूसरा जो दरभंगा में खुला है। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय। और प्रथम विश्वविद्यालय खुला विश्वविद्यालय जो था नालंदा खुला विश्वविद्यालय। और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जो था मगध विश्वविद्यालय है। मगध विश्वविद्यालय आप लोग देखिएगा, आपको बीमाड़ कॉफी से पीछे से लेकर के आपको काफ़ी जो दूर बना हुआ है। बिहार का सबसे गर्म जिला है गया। सबसे ठंडा जिला गया। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा जिला शिवहर। तो हम लोग इस पार्ट को अच्छे से देख चुके हैं। अब देखते हैं बीपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम आयोजित किया गया है, या बीपीएससी एडीओ हो, बीपीएससी सीएससी का परीक्षा हो, या आपको सीडीपीओ का एग्ज़ाम में कौन कौन सा क्वेश्चन आया उसको देख लेते हैं। चलिए कराए कोसी मेची लिंक परियोजना बिहार के कौन से जिला में लाभान्वित होगा? कोसी मेची लिंक कहाँ होगा? देखिए यहाँ पे आपको कोसी होगा, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कौन कौन जिला आएगा? यहाँ से अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। उसके बाद नागा पक्षी अभ्यारण्य स्थल जैव विविधता के रूप में वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के रूप में घोषित किया गया है। उसके बाद बिहार मिशन दक्ष प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ग्रिड स्तरीय दक्षाओं को पहुँच प्राप्त करने। देखिए हालांकि ये सब करंट का क्वेश्चन है, ये करंट का है। देखिए यहाँ से देखिए, किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लिंक की गतिविधियों को बल मिल सके? तो एनी बेसेंट, इसको ध्यान रखिए। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति किसके द्वारा बीच हुआ था? तो भारत सरकार और गांधी जी। भारत सरकार का मतलब उस समय का अंग्रेज सरकार और गांधी जी के बीच। अब कह रहा है बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन थे? तो सदानंद सरस्वती। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय किसको मार दिया गया था? तो गोराखड़ी के एकनाथ राव, इसको ध्यान रखिए। उसके बाद कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजन नहीं की गई थी? तो चतुर्थ नहीं किया गया था बिहार में, पहला, दूसरा और तीसरा बिहार में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय का आचार्य नहीं थे? तो कौटिल्य, ठीक है, क्योंकि कौटिल्य उस समय थे जब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी नहीं हुआ था। बिहार में निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? तो पटना हाहाकारा। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राजकीय पशु है? बैल, ठीक है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना कब किया गया? तो 2014 में। कर्मनाशा नदी का उद्गम कहाँ होता है? कैमूर जिला से। बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल का पायलट लगभग 95%। हालांकि ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया था। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो जमुई के करमटिया में। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस जलवायु के अंतर्गत आता है? तो उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय मानसून के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखते हैं जो अभी हाल ही में बीपीएससी एडीओ का एग्जाम हुआ था जो कैंसिल कर दिया गया, तो उसमें क्या क्या बिहार से क्वेश्चन आया था? तो किसान नेता सदानंद सरस्वती का संबंध किससे नहीं था? तो कृषक समाचार पत्र इनसे संबंधित नहीं था।
1927 में पटना वेटनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो गणेश दत्त समिति। वेरी इंपॉर्टेंट, ये नया क्वेश्चन दिया हुआ है। वेटनरी कॉलेज की स्थापना गणेश दत्त समिति के अनुसार किया गया था। पूछ रहा है कौन सा झील बिहार में है? तो अनुपम झील बिहार में था। दीपांकन श्री ज्ञान किससे जुड़े हुए थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय से। और कौन सा बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित था? तो कैमूर स्थित है। ठीक है, अब कह रहा 2024-25 में बजट के अनुसार बिहार में सकल राजकोषीय घाटा कितना है? तो 3%। बिहार का भौगोलिक क्षेत्र का लगभग वन 7%, हालांकि बढ़ गया, लगभग 8% हो गया है। 1919 में बिहार और उड़ीसा के प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें किस आयु के बच्चों को अनिवार्य किया था? 6 से 10। अब कह रहा चतुर्थ बौद्ध संहिता का आयोजन हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक ने किया था, धर्मपाल ने। मगध का प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र सुरपुर कहाँ थी? तो राजगीर था। बंगाल एवं बिहार का पारवंश का किस धर्म को अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म में। अब देखिए स्थापना मिलान करने के लिए दिया है। देखते हैं पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में, इसको ध्यान रखिए। उसके बाद प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 में। बिहार विद्यापीठ 1921 में, जब महात्मा गांधी आते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान। उसके बाद बिहार स्कूल इंजीनियरिंग की स्थापना 1900 में। और पटना महिला कॉलेज की स्थापना आपको हुआ था 1940 में। अब जीआई टैग दिया गया है हाल ही में मिथिला मखाना को, कह रहा है कथन और 2 स्टेटमेंट है। देखिए चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला बड़ा जन आंदोलन था। ठीक है, तो सही है। यह आंदोलन का उद्देश्य नील आंदोलन को सामने समस्याओं का समाधान करना था। तो यार दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। उसके बाद देखते हैं 1920 में बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की स्थापना का आयोजन कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। ठीक है, 1908 में मुजफ्फरपुर किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो किंग्सफोर्ड का किया गया था। 1905 में किस महीना में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? तो जुलाई में की गई थी। और लागू कब हुआ था? तो आपको अगस्त में लागू हुआ था। उसके बाद करा बिहार में खेती क्षेत्र में आधार का खाद्य फसलों का क्रम है। तो गेहूँ, चावल, मक्का, दालें होती है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी स्वामी सदानंद सरस्वती द्वारा। आज़ादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद करा है निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार सरकार चाय क्षेत्र में सवर विकास बढ़ावा देने के लिए चाय उत्पादकता केंद्र की स्थापना कर रही है? तो किशनगंज में। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कौन सा कथन सत्य है? बिहार मूलतः मैदानी क्षेत्र में है। बिहार की प्रमुख नदियाँ लंबी है। इसका जलग्रहण क्षेत्र पहाड़ों में है। बिहार का आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ जिला है। तो तीनों सही है। उसके बाद कह रहा है बिहार के कितने जिलों में बिहार के कितने जिलों का मुख्यालय का नाम उसके जिलों के नाम के समान है? तो 30। ध्यान रखिए। बिहार में स्थित बराबर की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो आजीवक। हम लोग बताए थे अशोक के पुत्र दशरथ थे, उन्होंने निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से किसने अवंती के मगध साम्राज्य के विजय के पश्चात सम्मिलित कर लिया था? शिशुनाग ने। और अभी तक बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025 के अनुसार नामित स्टार्टअप इकोसिस्टम की संख्या कितनी है? तो 4 है। 2011 जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या 1106, जो देश में सर्वाधिक है। प्रमुख फसलें चावल, गेहूँ, मक्का। अब देखते हैं 17वीं जो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हुआ था उसमें देखते हैं पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में। बिहार राज्य प्रतिष्ठित हुआ था 1912 में। बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध चित्रांकन है? तो मधुबनी। मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? रांची में हुआ था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिहार एक सदनीय विधानसभा अधिनियम किया था? 1919 के अधिनियम किया गया था। जीएसडीपी सेवा क्षेत्र में। ये देख लिया, आपका करंट का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। अब कह रहा है बिहार में किस जिले में मक्का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो पूर्णिया में होता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन होता है? मुजफ्फरपुर। अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग द्वारा डीडीटी बिहार के माध्यम से कक्षा 9, ये आपका करंट का क्वेश्चन हो जाएगा। कोसी नदी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर ऊंचा है, इसको ध्यान रखिए। बिहार के किस जिले में मखाना उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो मधुबनी में। बिहार में किसका भारत में वार्षिक उत्पादन 71% का हिस्सा है? तो लीची का। बिहार में किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? रोहतास का। देख चुके थे हम लोग। किस सूफी से जिले का स्थापना बिहार में थी? तो फिरदौसिया। अब देखते हैं 17वीं प्रारंभिक परीक्षा। वो देखिए द्वारा जब री एग्जाम हुआ था उसका था ये, उसके पहले था। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक किसका भाग है? तो दक्षिणी बिहार का पहाड़ी क्षेत्र है, इसको ध्यान रखिए। अब कह रहा है गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने में चलने वाले पशु मेला का क्या नाम है? तो सोनपुर मेला। ध्यान रखिए, पूछा हुआ है। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना कब हुआ था? तो 1982 में। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान कहाँ है? पटना में। अंग्रेजी नीतियों का आलोचक गरीबी हिंदुस्तान, जिसे बिहार 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंध किया था, इसके लेखक कौन थे? तो मोहम्मद वली हसन, इसको ध्यान रखिए।
इसके बाद कृषि क्षेत्र में जीडीपी, हालांकि नया डेटा मैं बजट इकोनॉमिक्स सर्वे बिहार का पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बार बार इसको पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आता है। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? सभी तैसी। बिहार विष्णुपथ योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गया जी में भी हम बताए थे आपको, यहाँ रबर डैम भी है, इधर विष्णुपथ मंदिर है। सिख तीर्थ स्थल तख्त हरि मंदिर पटना साहिब कहाँ? पटना में है। बिहुला विशेष रूप से अंतर्गत अगस्त में मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? तो भागलपुर में, बिहुली विशेष भागलपुर, इसको ध्यान रखिए, बताया हूँ मैं। चलिए बजट पेश किए 2024-25 में, सम्राट चौधरी पेश किए थे, अभी कौन किए हैं? ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया था? तो अप्रैल 1912 में आया था। उसके बाद ये करंट का क्वेश्चन है, बिहार राज्य पहली बार ग्रीन बजट पेश किया था तो वित्त वर्ष 2020-21 में। 69वीं का क्वेश्चन देख लेते हैं, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में किसके शासनकाल में हुआ था? तो कर्नाटक वंश के बाद साथ हुआ था, जब कर्नाटक वंश शासन कर रहा था बिहार में, उसी समय मैथिली भाषा का विकास हुआ था। अब कह रहा है कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासन प्रारंभ के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो 1912 में अलग हुआ था। हस्तशिल्प बिहार के सृजनी क्या है? तो एक प्रकार का कढ़ाई है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है गलत कथन कौन है? बिहार में वर्तमान विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में गलत कथन कौन है? तो देखिए, यह बिहार के वर्तमान बांका जिला में नहीं, बांका में नहीं, कहाँ है? भागलपुर में, इसको याद रखिए, बांका में नहीं है। इसकी स्थापना पालवंश के गोपाल ने नहीं करवाया था, धर्मपाल ने करवाया था, इसको ध्यान रखिए। बाकी दोनों का कथन आपका सही हो जाएगा। तो गलत स्टूडेंट पूछ रहा था तो 1-2 गलत हो जाएगा। बिहार में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि नगर और आपको भीम बांध। उसके बाद मिलान करने के दौरान धड़वार चट्टान सबसे पुरानी चट्टान हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पुराना आर्कियन चट्टान 1 का 3 विंध्यन चट्टानें हो जाएगा आपको। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर डोलामाइट के रूप में। उसके बाद क्वाड्रस चट्टान हो जाएगा हिमालय पर्वत के रूप में। 33 चट्टान हो जाएगा पश्चिमी चंपारण जिला में पाई जाने वाली चट्टान हो जाएगा, इसको ध्यान रखिए। उसके बाद कोसी मैदान का समुद्र तल से ऊंचाई देखिए 2 बार रिपीट हुआ है। 1977, 37, 38 में बिहार का बकासत आंदोलन किसके द्वारा किया है? तो स्वामी सदानंद सरस्वती द्वारा। आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में अपना कारखाना कब स्थापित किया था? 1932 में, इसको देख लीजिए। उसके बाद बिहार केसरी के नाम से भी हम बताए थे, श्री कृष्ण सिंह। बिहार का वह रसोइया जो 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास के लिए विफल करने पर भोजन में जहर मिलाने से जान बचाई थी? तो बतख मियाँ, ये 2 बार पूछा हुआ एग्जाम में। उसके बाद पंचायती समिति की किस स्तर पर पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो ब्लॉक स्तरीय पर। नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान बिहार में किस विरोध का विकल्प चुना गया था? तो चौकीदारी कर, ये भी पूछा हुआ, ये भी बताए थे। आगे मैं पढ़ देता हूँ। कह रहा है श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार के निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दिया था? तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण दिया था, ये हम बताए थे उसी समय आपको अच्छे से। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी का जन्म बचाई थी? तो बतख मियाँ। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसने किसानों को अगुवाई किया था? तो स्वामी विद्यानंद। ठीक है। स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने को दिया जाए तो वह बिहार का समर्पित कर देगा? तो 10 लाख दिनार वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित किया था शेख खान ने। बिरगम सल्लभ विद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। इनमें से बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो डेविड शिफ्टन थे। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेसेंस के लेखक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा था? पादरी की हवेली। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहते हैं? मगध। 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो सिस्टर्स ऑफ द एल्पोटेस्टिक कॉमर्स, इसको ध्यान रखिए। पहला तैरता सर ऊर्जा कदरियाबाग दरभंगा में। 1919 से 1920 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर में। देख चुके हैं मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। तो कैसे हो गया इससे? चलिए आगे मैं पढ़ के सुना देता हूँ। अब कह रहा है 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंगा जलापूर्ति बोधगया से किए थे। करंट का क्वेश्चन है, ये भी करंट का है। बिहार में बहने वाली पवित्र फल्गु नदी किन नदियों का संगम है? तो हम आपको बताए थे फल्गु नदी जो बहती है मोहना और नीलांजन, यहाँ से मोहना, यहाँ से नीलांजन आती है, यहाँ से आगे आकर के यहाँ पे आपको फल्गु का निर्माण होती है। ठीक है। उसके बाद कराया कोपन के वर्गीकरण के आयोजन के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार के किस जलवायु क्षेत्र में आते हैं? तो CWG, ये भी मैं बताया हूँ। बाकी ये सब करंट का क्वेश्चन है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का 100 कोसी को कहते हैं। बिहार के किस जिले में तिलहाड़ कुंड है? तो कैमूर में है। और एशिया का सबसे बड़ी ताज़ा
गोकुर झील कहाँ स्थित है? कनवार कांवर झील। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार है? तो जमुई में। सिल्क सिटी कहते हैं भागलपुर को। 2011 जनगणना को बिहार में महिला साक्षरता दर 51.50। ठीक है। उसके बाद शहरीकरण के बढ़ते अनुसार पटना, मुंगेर, नालंदा। राजकोषीय घाटा ये भी करंट का है। ये 7 नीचे 1 2 हम लोग देखे थे, 3 अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय भी देख लीजिएगा। नवादा, किशनगंज, अररिया। आज़ाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन करते हैं? आपको जेपी जयप्रकाश करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं आर्थिक सर्वेक्षण। आपको ये भी करंट का क्वेश्चन है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह को संबंधित नहीं थे, तो राम मनोहर लोहिया चंपारण सत्याग्रह ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। 2011 के जनगणना अनुसार बिहार में किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो गोपालगंज में। हम बताए थे ये वाला क्षेत्र जो बिहार का है, गोपालगंज, सिवान और सारण, तीनों महिलाओं की जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब बुलाई गई थी? 1913 में। बिहार की रश्मि कुमारी अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन बनी थी। डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया था, एससी के लिए था 38 और एसटी के लिए कितना था? 2 था। इसको ध्यान रखिए। महिला आरक्षण 2006 में घोषित किया गया था। झारखंड विभाजित हुआ था 2000 में। चलिए बाकी ये करंट का क्वेश्चन है। गरीब कल्याण ये भी करंट का क्वेश्चन है। 1855-56 में संथाल विद्रोह सिंधु कानून किए थे। गांधी के चंपारण का आमंत्रण किए थे गांधी जी 1916 को। राजकुमार शुक्ल 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था तो वहाँ पे गांधी जी को आमंत्रित किए थे। बोध गया गौतम बुद्ध के लिए प्रसिद्ध है। 1913 में पटना अनुसंधान समिति की शाखा की स्थापना की थी सत्येंद्र सदयाल में। इसको ध्यान रखिएगा। ये देखिए अब आगे कराओ। बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना 1931 में किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण। शेरशाह का मकबरा सासाराम। गंगा सोन के किनारे बसा हुआ है पटना। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील। ब्रह्मयोनी हिल्स गया में। बिहार के किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिमी। आपको हम बताए थे मैप से, ये वाला क्षेत्र में ज़्यादा जिले हैं। ये वाला क्षेत्र में ये 3 भागों में प्रमुख रूप से इसको ए बी में बांटा गया था, तो सबसे ज़्यादा इस जिले में है। अब देखते हैं 69वीं का क्वेश्चन। 66वीं का है, ये उल्टा हो गया ये भी। 66वीं का ये सही है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था। जयप्रकाश नारायण को उपाधि की थी लोकनायक के। बिहार की स्थापना हुआ था 1912 में। 3 कट्ठिया प्रथा 3/20। इसको ध्यान रखिए। रामविलास पासवान सोशलिस्ट पार्टी से थे, इसको ध्यान रखिए। ये आपको करंट का क्वेश्चन है। प्राचीन महाजनपद राजगिरी के नाम से जाना जाता है। चंपारण में इंडिको किसानों को दशा को गांधी जी को ध्यान आकर्षित किया था राजकुमार शुक्ल ने। सदन सभापति थे, बिहार किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। आपको गांधी जी प्रथम सत्याग्रह चंपारण में किए थे। 1857 में विद्रोह कुंवर सिंह। ये जो देखिए मुंडा जाति ये जमुई ने नहीं पाया था, ये मिलान करने के लिए दिया था। कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र है 7.84%। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण। प्रभावित जिला कौन कौन सा है? तो सोन, पुनपुन, करमनासा। देखिए आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। बाकी देखिए जो भी आपको बीपीएससी ना, जो भी आप इतना चीज़ें अगर अच्छे से कवर कर लीजिए तो बिहार हॉस्पिटल का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और 50% क्वेश्चन जरूर रिपीट करता है। देखिए ना आप लोग, देखिए क्वेश्चन आपको एक भी नया नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं रिपीट किया हुआ है। पिडमेट मिट्टी पश्चिमी चंपारण में, आपको बिहार की मिट्टी में अच्छे से हम बताए थे। प्रशासनिक विभाग की दृष्टि से किस प्रमंडल में गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी मगध में। आपको कोसी पड़ जाएगा आपको इस क्षेत्र में, और मगध पड़ जाएगा यहाँ। तो गंगा बहती है यहाँ, 2 क्षेत्र में गंगा नहीं बहती है। 1932 में बिहार में पटना में शहर में कंपनी की पहला फैक्ट्री डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। 7/1। चलिए देखिए मैं वही बोल रहा था, जब निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार के विधानसभा 2020 का चुनाव तिथि प्रेस नोट जारी किया 25 सितंबर 2020 को। तो आप लोग बताइए कमेंट करके 2025 का नोट प्रेस नोट कब जारी किया गया था। बाकी आपको एक करंट का क्वेश्चन है। बिहार में 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था राजगीर। प्रथम राष्ट्रपति बिहार से थे। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हाजीपुर में। बिहार के चिरांद नामक पुरातन प्राचीन स्थल है, न पाषाण संस्कृति स्थल। बाबा ठाकुर दास पटना की सोसाइटी की स्थापना किया था, तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयरामदास दौलत राय। बिहार में कितने जिलों को 10 लाख से जनसंख्या कम है? तो 3 जिले की जनसंख्या 10 लाख से कम है। इसके बाद सर्वाधिक अनाज प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है मक्का का। सर्वाधिक मछली मधुबनी दरभंगा में। उत्पादन के क्षेत्र में दृष्टि बिहार का शीर्ष रैंकिंग दाल में मूंग और मसूर है। उसके बाद कह रहा है बिहार में गन्ना उत्पादन के अग्रणी जिला पश्चिमी चंपारण। बिहार में किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित होता है? रोहतास में। अभी भी पूछा हुआ है 2011 से। किशनगंज क्या पूछ रहा है? सबसे कम गरीबी कब महिला साक्षर किशनगंज में थी। उसके बाद साक्षर किशनगंज और सहरसा में।
ये बाकी आपको करंट का क्वेश्चन है, बाकी सब चेंज हो गया है, दोनों आप लोग न्यू अपडेट वाला देख लीजिएगा। ये देख लीजिए, कुंवर सिंह कब प्रविष्ट हुए थे, तो 22 अप्रैल 1858 को। 1904 में देवघर में गोल्डन लिंक की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार स्वदेश आंदोलन की प्रगति की गई थी, तो बिहार में। 1875 में बिहार रेल का प्रारंभ किया था गुरु प्रसाद सेन ने, प्रथम समेकित चेक पोस्ट की स्थापित किया 2008 में, इसको ध्यान रखिए। 65वीं देखते हैं, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह, जिन्हें मुगल सम्राट के अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन हुए थे नालंदा में। नालंदा के कहाँ, बिहार शरीफ में। बिहार राज्य पर्यटन विकास का टैगलाइन क्या है, पीसफुल बिहार। बिहार गंगा नदी किनारे कितना जिला है, 12 जिला। सबसे ज़्यादा कहाँ पाती है, 99 आपको पटना में। पटना कितना जिलों से घिरा हुआ है, तो 9 जिलों से घिरा हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन सा वन्य अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में थे, तो भीम बांध। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया, गोलपाकर में, अभी देखे थे हम लोग। कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन क्षेत्र है, तो पश्चिमी चंपारण। बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है, पटना में। देखिए अभी मैं बता ही रहा था इसको। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी है, तो शिवहर में सबसे ज़्यादा घनी आबादी है, उसके बाद पटना में। भागलपुर नमक सत्याग्रह को किसने किया था, महादेव सराफा। इसको ध्यान रखिए, भागलपुर में महादेव सराफा। 1939 में अंबारी सत्याग्रह, राहुल। उसके बाद बिहार सचलाइट समाचार पत्र के संपादक मुरली मनोहर मोहन प्रसाद। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था फूलन प्रसाद वर्मा ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने। उसके बाद कराया असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसने किया था, स्वामी सदानंद ने। आधुनिक बिहार का निर्माता सत्यानंद सिन्हा को कहते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, स्वामी सदानंद ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की, 1932 में। बिहार स्वराज दल का गठन किसने किया था, तो श्री कृष्ण सिंह ने। और धरवाक्रम संरचना नहीं आती है, तो रोहतास में। यहाँ क्या आता है, आपको विधिन क्रम की संरचना रोहतास में मिलती है। 2011 जनगणना सुना बिहार का बाल लिंगानुपात 935। 2017-18 में बिहार के तृतीय क्षेत्र विकास दर, करंट का क्वेश्चन है, बाकी देख लीजिएगा। बिहार दिवस का महत्व क्या है, जो 22 मार्च को मनाया जाता है, तो 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में मनाया जाता है, ये बताया था मैं। चलिए अब देखते हैं 65वां का और है। माननीय न्यायाधीश राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला था, तो ये भी आपका ये करंट का क्वेश्चन है। देखिए, चौकीदारी कर सविनय वैज्ञानिक आंदोलन के दौरान। भूगोल इतिहास सबसे नवीनतम है, बिहार का मैदान सबसे नवीनतम है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न क्षेत्र में कहाँ पाई जाती है, तो पटना गया में। बिहार में बरौनी रिफाइनरी का सहयोग से बनाया गया, तो सोवियत संघ रूस के सहयोग से बनाया गया है। बिहार का पशु मेला कार्तिक मास में आयोजित होता है, सोनपुर में। प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति है, तो आहर और पाइन। बिहार में किस स्थान पर कोसी नदी गंगा में मिल जाती है, कुर्सेला में मिलती है। आपको विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में बताया था मैं। बाकी करंट का क्वेश्चन है ये तीनों, ये आपको चारों पाँचों करंट का क्वेश्चन है, बाकी अपडेट कर दिया हूँ मैं इकोनॉमिक सर्वे बजट में, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद किसान क्या करे किसने लिखा, तो स्वामी सदानंद सरस्वती ने। मदार लैंड किसने प्रकाशित किया था, मजरूल हक ने। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जन संगीति के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और किसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था, उदयन ने। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्षता सी आर दास ने किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार को नील उगाने वाले प्रश्न प्रस्तुत किया था, तो राजकुमार शुक्ल। जमशेदपुर लेबर रिवोल्यूशन 1920 में किसने किया था, तो एम.आर. हल्दर ने किए थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन आर एन मधुकर, जो पटना के बाकीपुर में हुआ था, अध्यक्षता किए थे। अब देखते हैं 64वीं का भगवान बुद्ध के महानिर्वाण प्राप्ति बौद्ध संगीति का हुआ था, राजगीर में हुआ था। बंगाल और बिहार भूमि किराएदारी अधिनियम, बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया, 1885 में, इसको ध्यान रखिए। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना, तो 1912 में। चंपारण गांधी जी को आमंत्रित किया राजकुमार शुक्ल। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931। बिहार कांग्रेस के मंत्रिमंडल के श्री कृष्ण सिंह। नील विद्रोह थे, नील राजनीतिक ग्रुप में। देखिए काफ़ी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ, इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं है जो रिपीट नहीं किया हुआ है। सबसे पुरातात्विक स्थल खड़गपुर पहाड़ी, ये भी दिख चुका है। पटना 9 जिलों से घिरा हुआ, ये भी दिख चुका है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित कछारी मिट्टी से। बाकी सब करंट का क्वेश्चन है। नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो पूर्णिया नहीं करता है। देखिए बिहार के मात्र 2 स्थल है जो यूनेस्को में शामिल किए गए हैं, महाबोधि मंदिर बोध गया, उसके बाद नालंदा महाविहार। बाढ़
सुपर थर्मल किस राज्य में है? तो बिहार में है। बिहार प्रोग्रेसिव किसान सभा का गठन हुआ था 1929 में। किस अधिनियम द्वारा बिहार का अलग राज्य बना था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। कोपेन के अनुसार उत्तर बिहार का जलवायु है CWG। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण, नवीन जलोढ़ मिट्टी, सर्वाधिक जूट पूर्णिया में। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो गंडक नदी पर। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का मोक्ष प्राप्त कहाँ हुआ था? पावापुरी में। कैमूर का पठार किस लिए प्रसिद्ध है? चुनाव पत्थर के लिए। और हुंकार किसने प्रकाशन किए थे? तो स्वामी सदानंद सरस्वती ने। 1913 में अनुसंधान समिति के एक शाखा का स्थापना शशीन्द्रनाथ सन्याल द्वारा किया गया था। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन श्री कृष्ण सिंह मोहम्मद जुबैर किए थे। इसको ध्यान रखिए, ये पूछा जाएगा। ये देखिए रिपीट कम बार हुआ है, तो यहाँ से रिपीट होने की संभावना ज़्यादा है। उसके बाद करा 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा में बिहार के कुल 36 सदस्य थे। ठीक है। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था मोहम्मद यूनिस ने। पटना रोड का गांधी मैदान नामकरण किया गया था 1948 में। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को। इसको ध्यान रखिए। उसके बाद 60वीं से 62वीं देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो पूर्णिया। ये तो पहले हम लोग देख चुके थे ना। ये आपका करंट का क्वेश्चन है। प्रति व्यक्ति मानदंड को बिहार का सबसे गरीब जिला शिवहर। जीविका पहल शुरू किया था रोजगार सृजन के लिए। सुपर परियोजना संबंध है नगर निगम से। राष्ट्रीय मार्ग कुल लंबाई ये चेंज हो गया है। ये आपको बता चुका हूँ। देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि उसके परीक्षा में केवल 20 दिन बाकी थे? तो जयप्रकाश नारायण। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। उनसे कौन से जुड़े हुए थे? तो ये सिलभद्र याजी थे, वो जुड़े हुए थे। उसके बाद कहा बिहार में किस वकील ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी लाभपत्र वकालत छोड़ दी? तो राजेंद्र प्रसाद। अनंतपुरी शिक्षा केंद्र किससे संबंधित है? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन थे? बख्तियार खिलजी। कर्नाटक वंश के संस्थापक नामदेव। नालंदा विश्वविद्यालय विध्वंस किया था? बख्तियार खिलजी ने। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक थे हरि सिंह। उसके बाद करा राजनीतिक रत्नाकर के लेखक थे तो राजनीतिक रत्नाकर के लेखक थे चंदेश्वर। उसके बाद करा उद्वंत प्रकाश के लेखक मौलिक कवि थे। निम्नलिखित में नहर प्रणाली किसमें बिहार में सिंचाई होती है? त्रिवेणी नहर में। भूत आकृतिक में से किसका बिहार का राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ? तो सोमेश्वर के पहाड़ी। तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी? महानदी का। उसके बाद 2011 उसके बाद कौन सा जिला 2001 से 2011 तक सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो आपको मधेपुरा में। रेशम सिल्क वस्त्र भागलपुर। वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड मोकामा। उसके बाद छपरा को पालगंज जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 85 97 रोड 55-56। बिहार लोकसभा 40। इसको ध्यान रखिए। आरक्षित कितने हैं? 6 सीटें। बिहार का द्वितीय त्यौहार छठ पूजा। कौन सा स्थान गांधी जी के अपना प्रथम सत्याग्रह के? तो चंपारण में। पटना गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1966 में। इसको ध्यान रखिए। 1666 में। 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन। चित्तरंजन दास। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो लोकनायक। बिहार में डालमिया नगर कहाँ स्थित है? तो सीमेंट उद्योग। कहाँ मिलेगा चुनाव पत्र आपको? रोहतास में। बिहार में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में? कटिहार। अनुपम झील बिहार में स्थित है। अब कराए रिक्त स्थानों को भरे। तो BT एक्ट 1885 में बिहार और बंगाल में भूमि किराएदारी अधिनियम बंगाली किराएदारी अधिनियम पारित किया गया था। 1885 ये पूछा हुआ है। 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं को सार एक यह था कि उनकी जीत होगी क्योंकि धर्म के प्रतीक थे। ये दोनों देख चुके हैं। राव संगत ये भी देख चुके हैं, हम बारिश से थे। 1857 में दौरान कौन सा कथन निम्नलिखित में से सही है? तो कह रहा है 1857 के दरभंगा, डुमराव और हथुआ महाराजाओं और उनकी साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेज को मदद की थी। दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंद नामों से लिखकर चंपारण के किसानों को किसने प्रकाश डाला था? तो पीर मोहम्मद मुनीस। इसको ध्यान रखिए। उसके बाद देखते हैं 53वें और 55वें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, किसके प्रयत्नों से बिहार का प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? दीप नारायण सिंह के। पटना में जो हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन पटना के बांकीपुर में हुआ था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था।
बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद, और राजकुमार शुक्ल के निवासी थे तो मुरली भरावा गांव के थे। निवारक चंद्र दास गुप्ता थे, पुरुलिया से थे। कुंवर सिंह राजा थे, जगदीशपुर के। 1921 में लॉर्ड सिन्हा त्यागपत्र दिया था, बिहार उड़ीसा के विधान त्यागपत्र दिया था। उसके बाद करा किस राज्य सरकारों ने 2010 में स्थानीय सरकार के रूप में 50% आरक्षण किया है, तो पहला राज्य बिहार था, उसके बाद बिहार, एमपी, हिमाचल प्रदेश। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में। बिहार उद्योग कमिश्नर दफ्तर कहाँ है, तो पटना में। उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय मार्ग NH2 नहीं गुजरता है पटना से। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सीधे जुड़ती है। देखिए बाकी सब करंट का क्वेश्चन है। झारखंड से देखिए ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। चलिए एक बार आप लोग देख लीजिएगा इसको। देखिए हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण कब किया था, 1632 में। अकबर ने बंगाल बिहार को मुगल साम्राज्य मिलाया था 1576 में, ये भी 1532 है। उसके बाद करा है जगदीशपुर में किस व्यक्ति 1857 के विलुप्त क्रांति को अधिक किया था, कुंवर सिंह। देखिए अब हम लोग देख लेते हैं CDPO में जो क्वेश्चन आया था। पहले देखिए CDPO का और BPSC का अलग एग्जाम होता था, लेकिन 69वां से आपका CDPO और BPSC का एक ही एग्जाम होता है। कह रहा है बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वंश प्रतिबंध किया गया था, 1955 में। इसको ध्यान से देखिएगा, CDPO क्वेश्चन भी रिपीट करता है। इनमें से कौन सा 2 बार बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, तो अखलाक रहमान किदवई। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार झारखंड से अभिन्न अंग था 1999 में। 3 कटिया पत्ती थे, कृषि पत्ती। लोक न्याय के उपाधि जयप्रकाश नारायण। बिहार में सतत विकास योजना 7 निश्चय शुरू किया 2015 में। 2021 से 22 तक बिहार का रोजगार घटा। किसने उर्गलान विद्रोह कहते हैं, तो बिरसा मुंडा इसने प्रारंभ किए थे। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला है, तो राजेंद्र प्रसाद को मिला है। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में प्रवाहित होती है, गंगा में। बलसुंदरी, मिट्टी, तेल, ये क्या है, सब मिट्टी का प्रकार है। कहलगांव, काटी, बाढ़, नवीनगर निम्नलिखित में से किस केंद्र है, ताप विद्युत केंद्र है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई थी, किशनगंज में। वस्त्र उद्योग क्षेत्र है भागलपुर, गया, पटना। उसके बाद देखते हैं अली गौहर बिहार का अभियान किस वर्ष किया था, तो 1759 में। बिहार में 1929 में किसान सभा का आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो किसने किए थे, स्वामी सदानंद सरस्वती में, सरस्वती द्वारा किया गया था। अलवर्दी खां किस वर्ष बिहार के डिप्टी गवर्नर था, 1733 में। बिहार के कौन सी भूआकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है, तो मिथिला का मैदान। आय करार, ये तो आपका करंट का क्वेश्चन है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। देखिए मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। कुंवर सिंह बिरसा मुंडा के अनुयायी थे। धरती आबा गोल्डन लिंक नामक का स्थापना देवघर में हुआ था। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार था द बिहार हेराल्ड, इसको ध्यान रखिए। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था, तो जगजीवन राम ने किया था। इसके बाद क्या रहा है, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हो तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता, तवान, इसको ध्यान रखिए, तवान। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था, पटना में। राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन थे, तो पटना नगर निगम के चेयरमैन भी थे। अब देखिए कह रहा है बिहार के राजगीर परगना में कौन से स्थानीय नेता 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था, तो हैदर अली खान। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा दीवान एक्ट पारित किया गया था, तो जो दीवानी दिया गया था कितने लाख रुपये था, तो 26 लाख रुपये। गौरज की सभा 1893 में। देखिए काफ़ी सब क्वेश्चन रिपीट किया हुआ, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। आप लोग इसको PDF में अपलोड कर दूंगा, पढ़ लीजिएगा। बाकी हम BPSC का क्वेश्चन पूरा करा चुके हैं और इसमें 2-4 क्वेश्चन ही नया देखने को मिलेगा, तो उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो आप लोग बिहार स्पेशल का पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने बिहार स्पेशल में क्या क्या किया, देखिए पहले आपको जाइए 2 घंटा का, लगभग आपको 2 आवर्स का बिहार का इतिहास मिलेगा, जो पूरी तरह एडिटोरिया से करवाया हूँ। उसके बाद आपका 1-1.5 घंटा का ये क्लास आपका हो गया, जिसमें बिहार पॉलिटी, बिहार विविध और BPSC PYQ देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको 2 वीडियो मिलेगा बिहार ज्योग्राफी का, 30-35 मिनट का है। उसके बाद आपको 45 मिनट का बिहार इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का वीडियो है, उसमें जनगणना सर्वे सबको करा दिया हूँ। उसके बाद एक बिहार करंट का 30 मिनट का वीडियो है। उसके बाद बिहार इकोनॉमिक्स सर्वे बिहार बोर्ड का। अगर इतना आप कवर कर लेते हैं तो आप 25